इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं हमारे पूर्व में भी हम हमारे सदस्य रह चुके हैं हमारे योगाहार के सदस्य आदरणीय श्री प्रेमचंद शर्मा जी। श्री प्रेमचंद शर्मा जी, जैसे कि हम अभी योग के दौरान बात कर रहे थे, आदरणीय दीदी जी बात कर रही थी कि पेड़ लगाना और पेड़ों को सिंचित करना, हिमालय की बात हुई। तो आज ठेठ हिमालय से आए हैं श्री प्रेमचंद शर्मा जी। आप आपने पद्मश्री प्राप्त किया है अपनी कार्यों के लिए, और उत्तराखंड के हजारों हजार किसानों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आज उत्तराखंड के वैज्ञानिक ये सोचने पर विवश हैं कि कैसे एक व्यक्ति, और रिमोट में देहरादून का सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है त्यूणी की तहसील, और वहां अटाल एक गांव है। हिमाचल और उत्तराखंड के एक बीच एक दर्रा है, एक संक्रमक है, यानी एक सीमा है। वहीं पे एक अटाल गांव है। इतने दूर का व्यक्ति, और वो अपने को कम पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन इन पे रिसर्च हो रही है, इनके कार्यों पे रिसर्च हो रही है, इन पे कविताएं बन रही हैं, और स्वयं इनकी कविताएं भी बहुत ही मूल्यवान हैं। इनका जो जीवन संघर्ष है, हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वो हिमालय के दूर उस पहाड़ी से और देश के सभी कोनों में प्रकाशमान हैं। ऐसे श्री प्रेमचंद शर्मा जी, किस तरह से आप जैविक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से नई विधि से आप बागवानी को सामने रख रहे हैं, ताकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी जिले के किसानों को प्रेरणा मिले। और किस तरह से आपने अभी तक का अपना जीवन, जो संघर्षमय जीवन, इसको प्रकाशमान किया है, जिससे हम भी इस प्रकाश की छाया में आपके सामने हैं। तो आदरणीय श्री प्रेमचंद शर्मा जी, आप योगाहार के इस मंच पर अपनी बात रखें। योगाहार का मंच आपके लिए पुराना है, नया नहीं है, और सारी बातें आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब जी मध्य प्रदेश से हैं, तो उन्होंने बता दी हैं। तो आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत योगहार के मंच से। आप अपने जीवन संघर्षों की, अपनी कविताओं की और अपनी प्रेरणाओं की बात हमारे समक्ष रखें। स्वागत। जी आदरणीय, आपका जो माइक माइक ना वो ऑन नहीं है आपका। जी जी। माइक अभी ऑन नहीं हुआ सर। जहां पे आप हैं वहां पे ठंड भी बहुत है, और माइक को भी ठंड लग रही होगी हम समझ सकते हैं। हाँ, थोड़ी देर टच हुआ था वो, लेकिन फिर ऑफ हुआ है। ऐसा एक बार यूं हल्का सा उसे छू हाँ। लीजिएगा। हाँ जी हाँ जी जी हो। जी जी। हाँ। नमस्कार आप सभी को मेरा। नमस्कार नमस्कार। मैं थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा सा अभी कैमरा और ऊपर करना है महोदय जी। मोबाइल नमस्कार। को। थोड़ा सा अभी चेहरा नहीं दिख रहा है साहब। आप लोगों को अच्छा। दिख रहा है क्या? हाँ। हाँ हाँ, आइए, थोड़ा सा। थोड़ा ऊपर कर ले इसको, थोड़ा है ना। महान नहीं नहीं। पुरुषों के दर्शन जरूरी है। हाँ जी। अब थोड़ा सा दिख रहा और, थोड़ा सा और, है इस थोड़ा सा और, बटन। थोड़ा सा और जी। आगे करें, और आगे कैमरा। हाँ, और थोड़ा सा। अच्छा। बस। हाँ जी। ठीक दिख रहा है ना सबको? हाँ, हम्म, जी। ये तो बहुत आप शुक्र। प्रणाम। मालूम ही है सभी को कि मतलब मैं दूसरी बार इसमें शामिल हो रहा हूँ आपके इस कार्यक्रम में, कि मुझे अच्छा लगा कि ये कार्यक्रम जो है एक योगा और जैविक पे हो रहा है। मतलब और ये ही दो चीज से मैं प्रभावित हुआ। मैं मतलब जब मैंने ये जैविक खेती शुरू की, तो एक छोटा सा किस्सा भी सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मंडी में अपनी सब्जी लेके गया था, और वहां पर जो है एक प्रोफेसर साहब फूल गोभी का फूल उठा रहे, और फिर उसमें देख रहे जिसमें कीड़ा लगा होता था उसको अपने थैले में रख रहे थे। मैंने कहा, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो कीड़े वाला रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जब कीड़ा खा सकता तो ये खाने लायक है, कीड़े वाली जगह तो मैं काट कर फेंक दूंगा।
लेकिन जो ये सामने दूसरी सब्जी है उसमें न जाने कितना पेस्टिसाइड पड़ा हो। तो एक बहुत गजब का उन्होंने उदाहरण दिया। और उसके बाद हम जहां भी गए, जगह जगह गए, भ्रमण किया, पंजाब गए, पंजाब के कैंप में थे, वहां पर संघ के द्वारा कैंप लगाया गया था। और जब आ रहे थे वापस, तो वहां से एक ट्रेन चलती है, तो वो कहती है, उसकी ट्रेन है जो कैंसर की ट्रेन के नाम से जाना जाता है। तो मैं तो तभी से मैंने ये किया कि मैं भी जैविक खेती की ओर रहा हूँ। और पहले तो जैविक ही करते थे, लेकिन ये धीरे धीरे, मतलब 90 के या 85 के दशक से हमने यहाँ ये पेस्टिसाइड ही डालना शुरू कर दिया, खाद डालना शुरू कर दिया, केमिकल युक्त खेती शुरू कर दी। और थोड़े दिन तो उसमें हमको फायदा भी मिला, बड़ी भी खेती, लेकिन धीरे धीरे उपज फिर कम होने लग गई, क्योंकि जो मिट्टी की ऊपरी सतह थी, जो उसमें उर्वर जो शक्ति थी फसल पैदा करने की, वो खत्म हो रही थी धीरे धीरे। तो इसके इसमें हमने जो है ये सोचा कि अब हम क्यों ना अपनी पुरानी वाली खेती को शुरू करें। तो वो हमने शुरू किया। और यहाँ धीरे धीरे आज जो है, मतलब अगर आप देखेंगे तो मैं इस क्षेत्र में, मैंने जो है जो जैविक काम शुरू किया है, वो जैविक गाजर घास से मैं खाद बना रहा हूँ। मेरा बहुत, जब ये प्लांट मैंने तैयार किया है, अपने आप लगाया है, किसी का भी ये मेरे को इसमें ये नहीं मिला अभी तक। ये सरकार का सहयोग में, तो सरकार से भी निवेदन कर रहा था कि आप आइए और इसको पेटेंट कराइए, क्योंकि गाजर घास जो एक समाज के लिए कोड़ है, बना हुआ जहर है, मैंने उसी का इस्तेमाल खाद बनाने में किया है। और उससे हमको दो फायदे हो रहे हैं कि वो कीटनाशक में भी काम आता, और गोबर और गौमूत्र से हम गौ आधारित ये है, मतलब उससे तैयार करता हूँ, देखने लायक है। अगर कभी किसी को, मैं तो हर व्यक्ति को ये निवेदन करता हूँ कि भाई आंखों देखी सही होती है, कानों सुनी नहीं। एक बार आए और देखे कि जैविक खेती और लाभ और हानि क्या है। क्योंकि आज जो है हमारा ये सारा, ये जो है जितना भी पैसा कमा रहे सब इसमें जा रहा है, दुख बीमारी में जा रहा है। लोग पैसे की दौड़ में है, लेकिन शरीर की चिंता किसी को नहीं। हम तो कह रहे थे, मैंने तो एक अभियान भी चलाया है कि हर व्यक्ति से मेरा एक निवेदन है कि आप जो है जैविक किचन गार्डन तैयार करो अपने लाइफ, और उसको आप बड़े आसानी से कर सकते, इतना कठिन काम नहीं है। क्योंकि आज जो है पैसे वालों की कमी नहीं है हमारे देश में, लेकिन कमी है तो हमारी छोटी सी सोच की कमी है, जिसको हम इसमें नहीं बदल पा रहे। आप जो है बिल्कुल जहर खा रहे हैं, जो बाजार से सब्जी ला रहे हो वो एकदम जहर की सब्जी, वो जितनी चमकीली है उतनी वो जहर घुला हुआ उसमें। हमने कई बार सब्जी विक्रेता को ये भी देखा कि जो सब्जी विक्रेता जो है गंदे पानी से वो सब्जी धो रहे, क्यों धोते हो, उससे उसको काफी दिनों तक उसमें साबुन, वो मैला एक पानी, और वो जो उसको तरोताजा बनाए रखता, कैल्शियम जैसा मिल जाता। और हम जो है किस तरह के आलस्य को, आलसपन के कारण जो हम ये काम नहीं करें, कोई कठिन काम नहीं। मैंने कईयों को बोला, मैंने कहा आप जैविक ये अपना किचन गार्डन बनाओ। वो कई कहते हैं कि भाई आप तो बताएंगे कि आपके पास तो भाई ड्रिप है और आप ये इस तरह से। मैंने बोला कि आप अपने लायक तो अपने घर में खुद तैयार कर सकते ड्रिप। उन्होंने कहा कि कैसे ड्रिप तैयार होगा। मैंने कहा आपके पास कोई पुराना गैलन है, 5 लीटर का, 10 लीटर का हो, 15 लीटर, 20 लीटर का हो? बोलो हाँ वो तो है। मैंने कहा लाइए उसको, और उसको पानी से भरा, और उसमें छोटा सा छेद किया, और हमने लौकी के पौधे के पास रख दिया। और इसी तरह से 8-10 गैलन को उनके जितने पूरे परिवार की सब्जी थी उससे तैयार हो। तो ये काम कोई कठिन काम नहीं है, जिसके पास अपनी छत है वो अपनी छत के ऊपर सब्जी तैयार कर सकते हैं। जिसके पास छत नहीं है, फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, 4-5 लोग मिल करके जो है आप छोटा सा एक सब्जी वाड़ा बना सकते हैं। और अपने परिवार के लिए जितना खर्चा आपका सब्जी खरीदने में आएगा, उस जहर खरीदने में आएगा, उतना खर्चा जैविक सब्जी उगाने में नहीं है। लेकिन हम नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल एक बस बड़े से बड़ा पैसे वाला सबसे ज्यादा जहर खा रहा है। कोई भी नहीं इस विषय में, किसी की सोच ही नहीं है कि, लेकिन हम तो ये निवेदन कर रहे हैं हर व्यक्ति से। मैं तो व्यावसायिक खेती भी जैविक कर रहा हूँ, और ये दिखा रहा हूँ कि भाई एक दूर दराज के क्षेत्र में आप देखिए कि हम बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ अभी सड़कों में हम जो है
बड़ी परेशानी झेल रहे हैं आने जाने में। लेकिन अब तो अब एनएच बन रहा है, धीरे धीरे हमारी ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम सभी से निवेदन यही कर रहे हैं कि जैविक खेती और योग। आप देखिए, मैं एक आपको एक ऐसी बात सुना रहा हूँ जिसमें आप ये कहेंगे कि अरे ऐसा कैसे हुआ, कि मैंने जो है योगा, मैंने भी शुरू किया योगा, जो मतलब इससे ही देख के किया मैंने भी, टीवी पर देख के कार्यक्रम में रामदेव का ये जो कार्यक्रम चलता है योगा का, उसको देख के मैंने योगा शुरू किया और अपने आप योग करता हूँ। और सुबह 5 किलोमीटर में पैदल भ्रमण करता हूँ, और उसमें पहाड़ी वाली सड़क है, चौड़ाई वाली सड़क है, और उसमें हम जो अपना पूरा ये समय देता हूँ मैं अपने लिए। हर व्यक्ति से कहता हूँ कि अब ढलती उम्र में तो आप एक तो शुरू से अपने शरीर की केयर दे, जब शरीर स्वस्थ तो नहीं है कुछ भी नहीं, कोई भी इसमें मतलब सहयोग अंतिम क्षणों तक। हमने कोरोना काल में देखो कईयों को तड़पते हुए देखा, तो उन्होंने देखा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, और कुछ उसके लिए जब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं होगी तो हम कैसे झेलेंगे। आज की महामारी में देखो किस तरह से कईयों को बिल्कुल तड़पते हुए रह गए, लेकिन जो लोग जिन्होंने अपने शरीर पे थोड़ा केयर किया वो उस महामारी से भी बच लेंगे। तो मैं तो इसीलिए सभी से यही मेरा निवेदन है। आप देखिए कि मैं योग करता हूँ और जैविक आहार करता हूँ। जब तो कहीं बाहर जाता हूँ तब तो एक मजबूरी है क्योंकि होटलों की इसमें वो खाना पड़ता है, लेकिन अधिकतर जो है मैं जैविक, मैं तो चाय भी मैंने अपने आप जैविक चाय तैयार की, और उसमें ये कि गिलो है और लेमन ग्रास है और अदरक है, उससे हमने चाय को तैयार किया है। और सर्दी में हो गर्मी में बहुत अच्छी चाय बनी है, और उसका हम रोज उसका ही सेवन करते हैं, और वो तैयार भी कर रखी। मैं तो अपने परिवार के लिए यहाँ से भेजता हूँ चाय अपने द्वारा बनाई हुई। और एक हैरानी की बात परिवार को ये लगी कि भाई मेरे जो है ये 10-12 साल से मेरा, मैं तो 40 साल की उम्र में मेरा चश्मा लग गया था, और मैं बिना चश्मे के कुछ नहीं कर सकता था। अब आज में ये आभास हो रहा मुझे कि अब मुझे चश्मे की जरूरत है, मेरा चश्मा उतर गया। मतलब एक बहुत बड़ी बात, मैं तो इसी में मान रहा हूँ कि हम जो है जैविक आहार का ये कर रहे हैं, और जो हमारा ये मोटा अनाज है जिसको हम छोड़ चुके थे उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मक्का है, मंडुआ है, चौलाई है, ज्वार है, बाजरा है, ये अपने खेतों में हम इसको अब तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे, और उसका इस्तेमाल करते हैं। और नहीं तो आज जो है जो बीमारी का कारण बन रहा है वो क्या है कि विशेष करके जो डायबिटिक हमारे देश में बढ़ रहा है वो दो ही अनाज का सेवन कर रहे हैं, चावल और गेहूं। और इससे जो है आप देखिए रोज एक ही चीज, और पहले तो हम क्या होता था पहले जमाने में कि आज मक्की की रोटी है, कल मंडुए की रोटी है, चौलाई की रोटी है, रोज बदल बदल के भोजन करते थे, बदल बदल के सब्जियां खाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे ये जो लोग बाग में सब एक ही जैसे आटा और चावल, और उसमें न जाने कितना केमिकल पड़ा हुआ। तो मैं सभी से मतलब बच्चे भी, मेरे बच्चे इस बात से हैरान हो गए कि जो है जब मेरा अब चश्मा ये देखा, मुझे चश्मे की आवश्यकता नहीं। तो मैं तो सभी से यही निवेदन करता कि हम इतने आलस से, इस आलस्य को त्याग करके हमें जो है जैविक खेती अपनाना चाहिए। अपने आप ये करो तब दूसरा भी तभी करेगा, देखा देखी नहीं करेगा। जब ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता। इसी तरह से हम हर व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि आप जो है जैविक खेती की ओर विशेष ध्यान दें। और फिर इसके जो अपने इर्द गिर्द जो हमारे ये जंगल खत्म हो रही है उसको भी हमने बढ़ाया। ये सब चीजों के जो जितने पृथ्वी से हम ये नुकसान पहुंचा रहे हैं इन चीजों को, उसका लॉस हमें ही हो रहा है। हम बिल्कुल पेड़ काटते हुए, अपनी बात बताऊं, जब मैं बकरी चुगाता था तो बेधड़क से पेड़ गिरा देता था ताकि पशु खाए, अब लकड़ी के काम आए। लेकिन आज हम पछता रहे कि हम कितना गलत कर रहे। और अब धीरे धीरे अपने आप अब ये कर रखा है कि हम किस तरह से इन जंगलों को बढ़ावा देंगे। कुछ ऐसी प्रजातियों के पेड़ भी है जो 3 साल में मतलब पूरा जंगल बना देते, मतलब एक ही साल में जो है 4-5 मीटर तक वो पौधा बन जाता है। इस तरह का बीज मैंने तैयार भी कर लिया है, और उन जगह अब उस पौधे को, उनको उस बीज को उस जगह डालता हूँ जहां पर जो है ये सड़क से भूस्खलन हो रहा बहुत ज्यादा है, और उसकी ऊपरी सतह पर उसको लगा के फिर वो नीचे की ओर बढ़ते जा रहा है। क्योंकि ये जंगल का प्रयोग मैंने यहाँ करके देखा, मैंने पहले
में प्रधान रहा, और उस का कालखंड में मैंने एक वो लगाया, क्या नाम है, वनीकरण किया, और वो पौधा हमारे कैसे कैसे आया वन विभाग की तरफ उससे। और आज जहाँ वो, आज आदमी भी नहीं उसके अंदर जा सकता, और चारा पत्ती के काम भी आता है। और हमारी मतलब फसल के भी जहाँ की कहीं उसकी जरूरत होती, सपोर्ट की जरूरत होती, जैसे टमाटर की झाड़ी लगाने की जरूरत है, उसमें काम आता है वो। एक सीजन का वो काम बड़े आसानी से चला लेता है। तो मैं तो इस तरह का भी ये कर रहा हूँ कि भाई हमको जो है, और जहां पर जैसे आप देखिए कि हम इसको चिंतन ही नहीं करते। मतलब ये कि मैं तो सभी से निवेदन ये भी करता हूँ कि भाई जिसके पास जो जिम्मेदारी है उसको उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। इतनी आजादी भी है हमारे लिए घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि हम जो है, जो व्यक्ति बड़ी जिम्मेदारी पा लेता है वो उसी में खो जाता है, और उस अपने कार्य की प्रति ध्यान, जैसे वन विभाग है, इन्हें पौधों को और विशेष ध्यान देना है कि जंगल खाली हो रहे हैं, जंगल को ये करना है। क्योंकि जिस जगह जो है सन साइड वाली जगह में हमें ऐसे वृक्ष का रोपण करना है, जैसे बड़ है, बरगद है, पीपल है, और पिलखन है, क्योंकि जो हवा से भी ये लेती है। मतलब आप देखिए चट्टान के ऊपर बरगद का पेड़ है और वो हरा है, और जड़े बाहर से, क्योंकि उसी में अपना भोजन ले लेता है। तो हमें ऐसे उसको लगाना है ताकि सन साइड वाली जगह में हमको जो है जंगल कम होती है, इन जगह ये पेड़ आसानी से बढ़ते हैं। हमने फिर करके देखा कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पर जो है, मैंने नीम का पौधा लगाया, जबकि हम इस ऐसी जगह है, पहाड़ में है, जहाँ नीम हो ही नहीं सकता। कई ने ये बताया नीम नहीं होगा, तो नीम हमने लगाया। 2 साल तो उसके पत्ते सर्दी में एकदम सूख गए, हमने सोचा पौधा ठीक है, लेकिन फिर वो मार्च अप्रैल में हरे गए। लेकिन इस साल, 2 साल से ऐसा, अब पौधे ने भी अभी जलवायु बदला दिया, अब हरे ही रहते, नीम के पत्ते हरे ही रहते। इसी तरह से मैंने सहजन भी लगाया। सहजन भी जो है, सहजन एक ऐसा पौधा है जिसमें हर तरह का प्रोटीन है। तो मैंने इन पौधों को लाके सहजन को, 1 साल में तो पौधे खत्म हुए, और फिर उन्हीं से जड़ से निकल कर नए आए, और अब जो है वो पौधे बिल्कुल सुरक्षित है। और उससे मैं, उन पत्तियों से मैं जो उसका पाउडर बना रहा हूँ, और पाउडर का इस्तेमाल मैं सब्जी के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ, उसके साथ करता हूँ। और कड़ी पत्ता भी हमारे पास है, बहुत मात्रा में है कड़ी पत्ता, लेकिन हम इसका सेवन नहीं करते। आप देखिए सहजन जो है भारत में होता है, और इस्तेमाल विदेश में होता है, क्योंकि हमको इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। हम तो पता न जाने क्यों इस पैसे के इसमें भाग रहे हैं, लोग कहाँ ले जाएंगे इस पैसे को। पहले अपने शरीर के लिए, शरीर के बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो, क्षेत्र के बारे में सोचो, वैसे ही है फिर अपने देश के बारे में। इसी से हम जो है अपने प्रदेश, अपने देश, अपने क्षेत्र को एक अच्छाई की ओर ले जा सकते हैं। तो मैं इसमें मतलब, क्योंकि आप लोगों ने, जो मेरे से पूर्व वक्ता थे जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उन्होंने कहा था कि हम जो है कविता भी, लेकिन मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं मतलब क्षमा ये मांगूंगा सभी से कि अगर कोई त्रुटि होती है मेरी इसमें, क्योंकि मेरे पास शब्दों का अभाव होता है। लेकिन मैं लिखता हूँ कभी कभी छोटी छोटी, जैसे हम मतलब एक दो दो कड़ी की हम लिखते हैं कि जैसे मेहनत का वो फूल जगत में जो धीरे धीरे खिलता है, किस्मत से जो मिल न सका तो वो मेहनत से। इसीलिए मेरा तो सभी में ये कहता हूँ कि भाई जिस चीज में आप अगर मेहनत से हम काम करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी, किसी भी वर्ग में। आप देखिए कि मैं लगा रहा, लोग बाग मेरा मजाक करते थे, लेकिन एक करता था मैं कोशिश ये कि भाई कोई नई चीज के करने की ये हो रहा है। जैसे मैं आज तो सेब की बागवानी में एक नया सघन इसके बगीचा लगा रहा हूँ, और उसमें भी नयापन लाना चाहता हूँ, और उसको मैं ला के रखूंगा। और आप देखेंगे कि वो जो है एक नया मॉडल तैयार करूंगा उसका। इसी तरह से मैंने जैविक खेती, जैविक खाद का मॉडल भी, नया मॉडल बनाया है। और उसको अगर हर किसान अपनाता है, वो एक गाय के गोबर से भी हम 10 एकड़ की खेती कर सकते हैं। और ड्रिप के माध्यम से और स्प्रिंकलर के माध्यम से हम खेतों में वो खाद पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से जो है हर इसमें जो है नयापन अगर हम लाएंगे तो, और उससे मैं ये, मैंने एक, जब ये काम किया तो उसी दौरान मैंने एक कविता लिखी थी कि माटी,
कि भारत माँ के किसान सपूत जो पूज रहे इस माटी को, सोचो मिलकर आज सुरक्षित रखना हिमालय घाटी। हिमालय से जलधारा बहती है देश की सींचे माटी को, सारे जहां से सुंदर बनाओ दे हिमालय। माटी में ही पैदा हुआ सब माटी में मिल जाता है, इस माटी से जीव जंतु का जन्म जन्म का नाता है। माटी का ही खेल है सारा, सब माटी से मिलता है, सोना चांदी लोहा दस्ता माटी से मिलता है। प्यार किया जिसने माटी से वो कभी नहीं निराश हुआ, फलता फूलता वो रहा निरंतर, ईश्वर की रहती उन पर दुआ। स्वस्थ रखे हम इस माटी को जिसमें सब जग जीता है, स्वच्छ पवित्र बनाओ इसको यही पुराण में जीता है। नमन करूं मैं सब जग जन से, इस माटी का पुण्य करे, प्रदूषण बढ़ता जिन चीजों से उन चीजों को शून्य करे। प्रदूषण बढ़ता जिन चीजों से उन चीजों को शून्य करे। यह माटी की है भी बिल्कुल। आप देखिए कि अगर हम अभी भी इस जो बढ़ते हुआ प्लास्टिक जो प्रदूषण बढ़ रहा है उससे बहुत बड़ा नुकसान धरती माँ को हो रहा है, लेकिन ये जो है इससे छुटकारा आसानी से नहीं मिलेगा जब तक इसके विषय में कोई वैज्ञानिक कोई ऐसा ये बनाए कि ताकि ये जो है किसी भी तरह से धरती पे ना गिरे। और जब भी ये गिर रहा है जहाँ नदी नालों में जहाँ प्लास्टिक का कचरा जा रहा है उन जगह पेड़ पौधे उस खाले से खत्म हो रहे हैं मतलब। और इस विषय में अभी बहुत बड़ा चिंतन करना है, इसमें सभी वैज्ञानिकों को और जो पर्यावरणविद है सबको ये चिंतन करना है कि इस प्लास्टिक से छुटकारा कैसे। मतलब आप देखिए कि हम जो है अपने आप हम इसका पालन नहीं करते, क्योंकि जितना बड़ा कोई परिवार है सेठ है सबसे ज्यादा गंदगी वही फैलाते। वो प्लास्टिक का कचरा घर का कचरा सारा उठा के सड़क के किनारे फेंक देता है, उसको कोई बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो तो बड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा आदमी है। और मैं एक बार का एक छोटा सा किस्सा सुना कि मेरे यहाँ एक बार ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार है, मतलब एक मित्र के साथ उन्होंने लाइफ चलिए जरा एक दूर दराज के क्षेत्र में किसान रहता है, और उन्होंने कहा कि मेरा एक निवेदन है कि भाई आप मेरा फोटो इसमें नहीं अपलोड नहीं करें क्योंकि मुझे इस तरह से नहीं जाना पड़ता, हमारे साथ सुरक्षा कर्मी रहते हैं। हमने कहा हम तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं उनके एक विषय से बड़ा बड़ा हैरान हुआ कि हम जब मैं उनको ले गया अपने गांव से ऊपर काफी दूर सड़क से ऊपर पहाड़ियों पे, गाड़ी उन्हीं की थी, और वो लेकिन संयोग ऐसा था कि वो हिंदी नहीं जानते थे मैं अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो एक जो उनके साथ मित्र आए थे मनीष कुकरी जी, वो हमारे मीडिएटर थे, वो मेरी बात उन तक पहुंचाते थे उनके मिले। तो जब हम रास्ते में गए हमने साथ में ले ली कोल्ड ड्रिंक की बोतलें ले गए, खाना ले गए, पानी की बोतलें ले गए, और जब हमने एक जगह पहाड़ी पर बैठ कर नाश्ता किया और कोल्ड ड्रिंक लिया और सारा कचरा मैंने नीचे फेंक दिया, सड़क बैठे थे जहाँ नीचे फेंक दिया, तो वो कहे कि नो 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 नो। मैंने समझ गया था कि ये कह रहे, और वो उठे और वो सारी बोतलें उठाई और एक थैल उसमें कैरी बैग में डाल करके गाड़ी में रखा वो कैरी बैग। और तब जब हम घर आए तो तब कह रहे डस्टबिन डस्टबिन, तो मैं समझ गया था, तब हमने उनको उस जगह कूड़ा डलवाया। आप देखिए उनकी सोच किस तरह की सोच है। वो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर व्यक्ति ये कचरा हम इस तरह से नहीं फैलाएं। और सरकार को भी इसमें विशेष ये ध्यान देना कि किसी भी तरह से कई कंपनियों के द्वारा कैसे भी ये कचरा अगर, क्योंकि आज तो हर सामान प्लास्टिक पैकिंग में आ रहा है, चाहे कोई भी है बिना प्लास्टिक के किसी में हर इसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर चढ़ी रहती है। तो उसको किसी भी तरह से इस धरती पर न पड़ने दे। ये वैज्ञानिक सरकार को इसके विषय में सोचना है, नहीं तो ये धीरे धीरे जहर बन रहा है। हमने देखा ये सफाई कर्मी जो है शहरों में जो है वो उस प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करके वो एक जगह किनारे में जलाने शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और वो जल के जो है एक हमारी हवा को भी कितना प्रदूषित कर रहा है, वो जहर पूरे वातावरण में फैल रहा है। तो ये इसके विषय में ज्यादा चिंतन जो है भारत अब काफी आगे बढ़ चुका है, और उसमें जो है अब चिंतन हमें ये करना है कि हम इस धरा को किस तरह से सुरक्षित रखें। और इस विषय में जो है हर व्यक्ति को ये करना है ताकि ये पाठ्यक्रम से ही शुरू से ये आदत हमारे बच्चों को भी पड़े कि वो जो है हर कहीं कूड़ा न फैलाएं और लाएं और डस्टबिन में डालें।
और ताकि वो जो है हमको इसका ये विषय जो है बच्चों को शुरू से ही ये आदत डालनी चाहिए। और दो चीज के मैं एक निवेदन ये भी करता हूँ कि बच्चों से ही हमको ये कृषि का अनुभव भी अब बचपन से ही डालना, ताकि आने वाले समय में अब आज ये हालत ये हो चुकी है कि आज जो है बड़े बहुत पैसे वाले के बच्चे जो है ये नहीं समझ पा रहे कि हमको दूध कहाँ से मिलता है। उनको केवल ये ज्ञान है कि दूध डेयरी से मिलता है और फल सब्जी ठेली से मिलती है, लेकिन इसका ज्ञान मैं अपने बच्चों को ये देख रहा हूँ, जो हमारे ही बच्चे, जो मेरे पोते जो देहरादून में पढ़ते, दिल्ली में पढ़ते, उनको इतना पूरा ज्ञान नहीं, क्योंकि गांव आना कम होता है। बच्चे सर्विस करते हैं, उनको छुट्टी नहीं होती। मेरे बच्चे सारे पुलिस विभाग में जॉब करते हैं और इसलिए पुलिस को छुट्टी कम मिलती है और घर आना। तो मैं देख रहा हूँ कि जो हालात हमारे बदल रहे हैं उसमें सभी को इसमें चिंतन करना है, मनन करना है, क्योंकि और जो है इस रोग से भी छुटकारा हमें तभी मिलेगा जब हम जैविक और अपने पहले के भोजन पे आएंगे, मोटा अनाज, जिससे जो है हमको शरीर के लिए ताकत मिलती थी। हम जो है पहले ही उसको बड़ा साहूकार मानते थे जिसके घर में गेहूं की रोटी बनती, क्योंकि हमारे जो है अपने पास मक्का मंडुआ यही होता था। तब हम सोचते थे कि यार तो बड़े लोग हैं, इनके यहाँ गेहूं की रोटी बनती है। तो और आज हालत उल्टा हो गया कि आज जो बड़ा घर का आदमी जब मक्का मंडुआ और इसकी तरफ आ रहा है और उसको गरीब के घर में आज गेहूं की रोटी पड़ रही है। इसमें इस तरह की कई ये है कि आज जो है हम एक चिंतन ये भी करना है कि जैसे आज हम जो है इसको जो है एक ये बना दिया है कि जिस मुफ्त में राशन बांटना, ये कहाँ तक न्यायचित है। मेरा तो ये समझ कि इसमें भी इस चिंतन करना चाहिए कि अगर ये मुफ्तखोरी की आदत ज्यादा पड़ गई तो लोग बाग कमाना छोड़ दें। कमाना इसमें तो जो काम नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा। आने वाला समय बड़ा खतरनाक लग रहा है कि जिस ढंग से ये महामारियां बढ़ रही है, कोरोना के कितने ये आ गए, तो ये तो अभी है कि भारत है झेल रहा है, लेकिन आने वाला समय कई देशों की हालत किस ढंग से बद से बदतर हो रही है। पर उसका मुख्य कारण क्या है कि लोग बाग जो है, मतलब आप पर्यटन को ही लेके ही चले कि चलो पर्यटन में बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखिए कि कोरोना काल में पर्यटन भी धनाम से गिरा और केवल जिंदा रही तो कृषि रही, जिसमें कोई भी ये नहीं आँच आने दी हमारी अर्थव्यवस्था में। तो इसलिए हमको जो है कृषि पर जितना ज्यादा ये काम कर सके, हमको कृषि को ये बनाना है। इससे हम कभी भी ये नहीं उसे नुकसान नहीं हो सकता और उसमें जो है पर्यटन भी रहता, पर्यावरण। और ये चिंतन मनन एक व्यक्ति का नहीं है, हर व्यक्ति को करना है, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में है। मैं तो ये निवेदन करना कि हमारे बच्चों में शुरू से ही पशु, कृषि और सेना के ये गुण शुरू से दिए जाने चाहिए, ताकि आने वाला समय जो है कि भारत से बहुत सारे लोग अब जल भी रहे। आप देखिए पड़ोसी देश ही है, हमारे पड़ोसी है, तो ये समझ चुके हैं कि अब भारत से आमने सामने की लड़ाई वो नहीं लड़ सकते। तो ऐसा बात कर रहे हैं कि यहाँ जो है नशे की खेत बड़ी मात्रा में पहुंचाई है। पहाड़ों में जो है आजकल हम यहाँ तक पहुंच गया वो नशा, जो दिखता भी नहीं और कैसे कैसे दिखता है। और जब बच्चों के हालात देख रही है, वो नशेड़ी हो रही है, इस पर भी चिंतन मनन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और दूसरा एक बात देखिए कि इन्होंने एक चीज और हमारी पकड़ ली है कि भारत का आदमी जो जिभ्या का गुलाम, उसे जिभ्या जो है बीमारी का जो मुख्य जड़ है वो जिभ्या ही है हमारी। आप देखो कि यहाँ पर जो है चाउमीन मोमो में जो गांव में भी ये अजीनोमोटो नमक पहुंच रहा है, कैसे पहुंचता है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने पूछा, उन दुकानदारों से पूछा कि ये नमक कैसे आता है, उन्होंने कहा कि इसकी पैकिंग बाहर से चावल का कट्टा होता है, चावल के कट्टों में जो एक कट्टा हमको अजीनोमोटो नमक का आता है, वो जो है उसको बहुत मात्रा में यहाँ ग्राहक खरीदार है जो वो बनाते मोमो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये और स्वाद के लिए और टेस्ट। और भारत की भीड़ जो है, मैं आप देखिए युवाओं महिलाओं की भीड़ जो है उन ठेलियों पर कैसी जबरदस्त लगी है। लेकिन आप इस बात को भी समझिए
उन ठेलियों का जो ये चमकीला ये है, मोमो है और चाउमीन है, जो चमक है वो मसालों से कम है, धूल से ज्यादा है। उसमें धूल का कण कितना ज्यादा है, गाड़ियों का धुआं वो बैठता है, तो वो हमारे शरीर को असर करता है। इस ओर भी हमको विशेष सावधानी बरतनी है और इस ओर भी जागरूकता अभियान चलाने चाहिए हमारे को, कि भाई कोई भी अगर कोई ऐसी कंपनी जैसे आप ये रामदेव जी जो चला रहे हैं, अगर इसमें भी कोई इस तरह का एक जागरूकता अभियान चलाए ताकि इसमें किसानों को जब, लेकिन होना ये चाहिए कि अगर कोई, मैं तो सरकार से भी निवेदन कर रहा था कि मैंने भारत सरकार से ये किया था, हमको दिल्ली बुलाया गया था लोकसभा के इसमें, हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम था। मैंने तो वहां भी यही बात रखी थी, भाई देखिए अगर कृषि को बढ़ावा देना है तो हर न्याय पंचायत स्तर पर एक मॉडल गांव तैयार करें, हाईटेक मॉडल गांव, ताकि हर तरह की किसान खेती तभी करेगा अगर उसका उसमें आय भी होगी, इनकम भी होगी। ये नहीं कि तब नहीं वो करेगा, तब वो किसी के यहाँ मजदूरी करने को बेशक चले जाएगा, जब उसको अपने परिवार के लिए खर्चा नहीं निकाल पाएगा क्यों करेगा। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर न्याय पंचायत स्तर पर एक मॉडल गांव होना चाहिए, सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। और जो विशेष करके जिनको कृषि आती है, कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि विशेषज्ञों को, उसमें एक ये होना चाहिए कि ताकि आज देखिए हम इस बात से, मैंने वहां भी रखी है बात, लोकसभा के अंदर भी रखी, भाई देखिए आज जो है हमको जो है इस तरह का, ये मैंने अपने इसमें कई बार ये भी किया कि जो सब्सिडी है वो डीबीटी के माध्यम से जानी चाहिए किसान, ये नहीं कि वो जो है उसके डीलर चयनित है, वो डीलर जो है वो उसमें वो कहते हैं कि आप उस डीलर से सामान खरीदो और आपको जो है सब्सिडी का मिल जाएगी, सब्सिडी दे। जब हमने एक मशीन का ये पूछा, एक इससे क्या नाम कृषि उद्यान विभाग के प्रभारी से कि भाई पेट की स्प्रे मशीन हमको चाहिए, उन्होंने कहा कि भाई आपको मिल जाएगी छूट पे 7,000 की, 3500 आपको देना है। लेकिन जब मैं बाजार में उसका मालूम किया तो मैंने 3200 की मशीन लाई। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसानों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाए, उसे इतना स्वतंत्र रखा जाए कि वो जब काम करेगा तो काम करने के बाद उसको भुगतान किया जाए, तभी हमको सफलता भी मिलेगी। और इस विषय में सभी को ये चिंतन करना होगा, चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, किसी की ओर हमको विशेष, हम जो है भारत को जो है किसी भी तरह से ये तभी ऊंचाइयों पर ले जा सकती है जब हमारी पहले कृषि और ये धरती माँ ये सुरक्षित हो। क्योंकि जहां जहां ये अति मतलब हमारे जो है जैसे ये सड़क निर्माण है, सड़क निर्माण का जो है अधिकारी और ठेकेदार लोग जो है वो करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एनएच का काम हो रहा है और सारा मलबा जो है टोंस नदी में गिराया जा रहा है। एनजीटी कभी आई नहीं, कैसे आते हैं कैसे पास हो जाते हैं, ये मार्ग जो ऊपर से जो मलबा गिराया जा रहा है उससे सारे जंगल खत्म हो रहे हैं और डंप मलबा के डंपिंग जोन बना है, लेकिन चिंतन मन कोई देखने वाला नहीं। क्या वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं हो सकता जिसके सामने इस तरह का ये हो रहा है? मतलब सब लोग जो है अपनी जिम्मेदारी से भटक रहे हैं। तो मैं आप सभी से ही यही कि मैं छोटी छोटी बीच बीच में आपको एक कविता एक और सुनाता हूं। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है आज, पलायन के ऊपर आज जो है इस पे चिंतन करते हैं बहुत सारे लोग। चिंतन अधिकतर वो लोग करते हैं जो पलायन कर चुके, मतलब पलायन रुकेगा कैसा जब पहाड़ में रहेंगे ही नहीं तो कैसे रुकेगा। मुझे एक पत्रकार ने कहा कि शर्मा जी आपको पद्मश्री मिला है, आप जो है गांव बैठ गए। मैंने कहा कि जिस गांव की वजह से मुझे पद्मश्री मिला है क्या मैं वो गांव छोड़ दूं? तो इस बात को मैंने जान, नहीं आप सही कह रहे हैं। तो जब पहाड़ों में रहना छोड़ देंगे, दूर दराज के गांव में रहना छोड़ देंगे और जा कहाँ रहे हैं, शहर में, जहाँ हवा में भी जहर, सांस नहीं ले सकते। आप देखिए हम गांव में हमारे रसोई में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, सीधा पहाड़ का पानी हम पी रहे हैं और ये दवा का काम नहीं करता। लेकिन आप देखिए नीचे किस ढंग का पानी हम पी रहे हैं, किस तरह की सांस ले रहे हैं।
मतलब जहां कितने प्रदूषण है शहरों में, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अन्न सब में प्रदूषण ही प्रदूषण है, फिर भी हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। तो मैं तो यही सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो ये पहाड़ों के या दूर दराज के क्षेत्र में ऐसे ऐसे अनुसंधान क्षेत्र इधर भी खोलने चाहिए, ताकि लोगों का झुकाव रहे, यहाँ का हमारा उत्पाद यहीं पर लगे। हमको जो है विपणन में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हम जो है परेशानी जो झेलता, यहाँ का किसान जो झेल रहा विपणन में झेल, जब किसान को फायदा नहीं होगा तो वो छोड़ के चलेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जहां पर जिसका ज्यादा उत्पादन हो रहा है, अगर कोल्ड स्टोर आदि होते तो कोल्ड स्टोर में रखने वाला सामान कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। अगर कोई इस तरह का सामान है कि जो नहीं रख सकते, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए, इसको कृषि विशेषज्ञों द्वारा, ये ताकि किसानों को जो नुकसान न पहुंचे, किसान तभी मेहनत से अन्न उगाएगा। और विशेष करके हमने जोर जैविक पे ही देना। जैविक अगर ये खाद धीरे धीरे, अगर जैविक उत्पाद आएगा, जैविक खाद तैयार होगी, जैविक कीटनाशक तैयार होगी, तो खुद ही ये खत्म हो जाएगा। ये फिर ये कहां से, जब हमारे देश में ही नहीं होगा, लेकिन पहले तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि पहले कारखाने पहले बंद कर दिए और फिर उसमें ढूंढते रहेगी, अब उत्पाद घट गया। लेकिन हम, आप देखिए कि मैंने जो ये जैविक लिक्विड खाद तैयार की है, तो मेरा इसमें मैंने 5-6 साल तक इसका पूरा प्रशिक्षण किया है, और आज जो है मेरा उत्पाद जो है औरों से बड़ा है, ज्यादा हो रहा है। क्योंकि और मतलब टमाटर लगाते हैं तो मेरा 1 महीने ज्यादा चलता है, और औरों का जल्द हर चीज, क्योंकि जैविक जमीन में भी शक्ति है, और मैं तो कीटनाशक और खाद का काम भी उसी से कर रहा हूँ। तो ये बड़ा कठिन काम भी नहीं है, आसान काम है। मैंने एक टैंक का निर्माण किया, छोटे छोटे टैंकों का निर्माण किया, फिर चैम्बर, फिल्टर चैम्बर बनाए हैं अपने यहाँ पहाड़ की ढलानदार जमीन है, उसमें मैंने उसको फिल्टर इस तरह से बनाए हैं, ताकि जैसे पहाड़ों में होते हैं ना कि भाई मिट पहाड़ के नीचे से पानी कैसे छन के आता, मैंने उसी तरह से फिल्टर बनाए ताकि खेत तक उस खाद का मैं पहुंचा रहा हूँ। और आज लोग बाग सोच भी रहे कि ये तो अच्छा ही है, क्योंकि मुझे जो है पीठ से कम ही जो वेस्टेज बचता है, वो तो मैं पीठ लेबर से खेत में पहुंचाता हूँ, लेकिन अधिकतर मुझे खाद जो है पीठ से नहीं, और वो सुंदर से ड्रिप से हम खेतों में पहुंचा रहे हैं। तो ये जनून हमने हर आदमी को तैयार करना है, किसान को तैयार करना है। और किस तरह से इसके लिए, तो सबसे ज्यादा समय हमको खेती पर देना चाहिए, खेती पर ध्यान देना चाहिए। यह मैं सभी को, और इसके साथ साथ में अब एक पलायन के ऊपर एक कविता भी थी मेरी, मैं वो सुनाता हूँ। ग्राम स्वराज, हर व्यक्ति कहता है कि ग्राम स्वराज आएगा, ग्राम स्वराज आएंगे। तो मैंने ग्राम स्वराज पे ये लिखा है कि ग्राम स्वराज आएगा कैसे, हम सबको अलग जगाना है, रुकेगा किस तरह पलायन, हर गहराई तक हमें। रोजगार के चक्कर में पलायन हो रहा आज, रोजगार है बहुत ही अंतर, समझे नहीं समाज, समझे नहीं समाज, काम सब्जी बागवानी का गजब निराला है, दुग्ध मत्स्य पशुपालन जड़ी बूटी सभी कैश क्रॉप वाला है। पर्यटन में प्रदेश की, देश में अलग पहचान, देश भूमि उत्तराखंड, यही हमारी यही हमारी शान। यहाँ दर्शन को करोड़ों आते हैं, भाग्यशाली और समझे अपने को जो यहाँ दर्शन कर जाते। लूट खसोट जो करे यहाँ पर वो ज्यादा नहीं चल पाते हैं, जीवन के जो लक्ष्य उनके सब अधूरे रह जाते हैं। उत्तराखंड में जो करे सच्चे मन से काम, मनोकामना पूर्ण करेंगे उनकी चारों धाम, मनोकामना पूर्ण करेंगे उनकी चारों धाम। इसी तरह से मैं ये छोटे छोटे संदेश देता हूँ, और ये साथ में ये भी कहता हूँ कि मेरे पास शब्दों का अभाव रहता है, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ कि अगर कोई किसी भी क्षेत्र में मेहनत करेगा, वो कभी निराश नहीं हो सकता। हर क्षेत्र में आप देखिए, यहाँ पर जो है पहाड़ों में किसानों के लिए जो है पशुपालन भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय का काम करता है। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्य क्या हो रहा है, हमारा देश जो है इस पर भी एक चिंतन मनन करने की आवश्यकता आ चुकी है। कि आप देखिए, जैसे ही हम लोग जो है गाय को गौ माता कहते हैं, और बिल्कुल उससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो जैसे ही गाय दूध से छूटती है वैसे उसको छोड़ देती है। मतलब बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है।
आज हमको जंगली जानवर से फसल बचाना उतना मुश्किल नहीं हो रहा जितना उन पशुओं से हो रहा जो सड़कों पे छोड़, क्योंकि छोटे छोटे ये पावर टिलर ला करके लोगों ने खेती में अब हल चलाने की जगह उससे इस्तेमाल कर रहे हैं, और बैल जैसे बछड़ा कोई जिंदा बच जाता है उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं। अधिकतर तो ये कि अगर कोई पशु, अब बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि हमको जो है इस गौ हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि सड़क पर जिस ढंग से तड़प तड़प के पशु मर रहे हैं, इससे बड़ा बहुत बड़ा, आप देखिए अभी पीछे जो पशुओं की बीमारी आई उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन आजकल सर्दी में हमारे क्षेत्र में ये रुकावट हुई है, लेकिन पहले जो है बहुत पशु कोई देखभाल नहीं है, सड़कों पे छोड़े, जंगलों में छोड़े हुए, गाड़ियों में लाते पशु और फिर उतार देते हैं। जहाँ ऐसे देखा वहाँ यहाँ हमारी अटाल में कम से कम जो है 100 पशु ऐसा होगा जो लावा। बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही है उस विषय में, विशेष करके जो हम लोग कहते हैं कि गाय माता, लेकिन जब उसको ऐसे ही छोड़ देते लावा तो माता का क्या हर्ष हो। इस विषय में भी सरकार को मैं निवेदन करूंगा कि इसमें चिंतन मनन जरूर करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये हो रहा है, क्योंकि तड़प तड़प के पल आजकल यहाँ इतनी भयंकर सर्दी होती, रात को तापमान जो है 0 पे आ जाता है, तो पशु सड़क पे बिल्कुल, और कई पशु सुबह को मरे हुए। इनके लिए अगर कहीं थोड़ी सी गौशाला ये इसकी व्यवस्था सरकार कराए, ताकि उससे, मैं तो ये कहता अगर गौशाला की व्यवस्था हमारे यहाँ हो जाती है तो उसमें जो है उससे निकलने वाली खाद पशुओं से हम 2 वो भी रख सकते, मजदूर भी रख सकते, लेकिन उसमें वो नहीं, व्यवस्था नहीं कर पा रहे, ताकि गौशाला बनाने के लिए थोड़ा पहाड़ में खर्चा ज्यादा रहता है। तो मैं कईयों से निवेदन भी किया कि हम जो है इस तरह से ये काम है, लेकिन अभी तक मैंने जिलाधिकारी को बताया कि गौशाला होनी चाहिए, सभी को बताया, लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो मेरा तो आप सभी से यही है कि भाई हम जो है, अगर हमारी कृषि सबसे अच्छी होगी तो हम कभी भी पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि आज जिस जो हालात हम सब इसमें ही देख रहे, टीवी में श्रीलंका के देख रहे हैं और पाकिस्तान के देख रहे हैं, खाना खाने के लिए, राशन के लिए मोहताज हो रहे, और उसलिए अगर हम खेती में ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय हमारा भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो है कब तक, मतलब किसान खेती क्यों छोड़, उस विषय में विशेष चिंतन करना। किसान की जब उसको लाभ में, जो छोटे किसान हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। बड़े किसानों का देखिए मशीनरी से सारा काम हो जाता है और फिर गेहूं चावल मक्का जो भी वो डालते हो जाता है, लेकिन छोटे जो लघु व सीमांत किसान हैं उनके विषय में विशेष ध्यान कि जिनको जहां पर जिस तरह का पौधा हमको फलीभूत होता है हमें वो लाना है। विदेशों में कैसे जलवायु के अनुसार हमको वो करना है, मतलब जहां पर सेब हो सकता वहां सेब लगे, जहां आम हो सकता है वहां आम लगे। आज आम की भी कई प्रजातियां आ चुकी, लेकिन हम चिंतन तो ये नहीं कि भाई लाया कहीं से और जो पेड़ जो कहीं लगाए वो किसानों को पकड़ा देते और वो 5 साल के बाद वो निराश होते थे, खेती की ओर से मजदूरी की ओर भाग जाता था। इसलिए भाई तब किसानों को वो चीज दो जो सरकार पहले इस्तेमाल कर चुकी है। कोई सरकार अपने गार्डन ऐसे तैयार करो जो सरकारी गार्डन तो देखने लायक होने चाहिए, तब वो की है ही नहीं है उसमें कुछ भी, तो लेकिन किसान भी जो बड़ा किसान है उसको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि और उसकी देखा देखी में और किसान भी लाभ उठा सके। तो कृषि पर है भी अपार संभावना, हमारे पास विश्व की जलवायु है, लेकिन फिर भी हम मतलब इतना ये नहीं कर पा रहे। आप देखिए हमारे उत्तराखंड में विश्व की जलवायु है और गंगा नदी, गंगा यमुना टोंस ऐसी मीठा पानी, हिमालय का मीठा पानी है, जिसके अगर इससे फसल तैयार होती है कितना स्वादिष्ट होता है। लोग बाग हैरान होते हैं कि भाई वहां के जब भी केमिकल भी डाल रहे हैं तब भी सब्जी का टेस्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि पहाड़ में जलवायु दूषित नहीं है, तो अब काफी सही है। और फिर भी लोग बाग जो है, जो यहाँ की, अगर हम जैविक कर रहे हैं, जैविक तो स्वाद ही कुछ और है। एक बार आप सभी से, जो वरिष्ठ लोग हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार मेरे गांव का भ्रमण जरूर करें।
क्योंकि मैं जो है सब्जी जैविकी कर रहा हूँ। मैं अगर पूरी पर्याप्त है तो मेरी लिक्विड खाद काफी बन गई है, फिर भी मैं गांव वालों से भी उस गोबर को खरीदता हूँ। गौ माता जो गांव वाले गोबर बेच देते हैं अपने आप लाते हो यूरिया का और उसका डीएपी का कट्टा लाएंगे और वो जो है खाद गोबर की खाद जो है हमको यहाँ पर 100 या 200 रुपए तक कट्टा मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है और उससे हम सब्जी तैयार कर रहे हैं। और सभी अनाज में तो जैविकी कर रहा हूँ, बड़ा इसकी बिल्कुल कम पानी से कैसे खेती करे उसकी ओर विशेष ही कर रहा हूँ। गांव में रहता हूँ और जबकि बच्चे मेरे सारे बच्चे मेरी सर्विस करते हैं। मेरे बेटे पुलिस वाले हैं और पुलिस अफसर है। 3 बेटे, एक बेटा दिल्ली में, एक तो उसमें उत्तराखंड में और एक राजस्व उपनिरीक्षक है। तो ये सारे पुलिस का ये राजस्व उपनिरीक्षक भी पुलिस का ही काम देखती। तो सारे बाहर रहते लेकिन फिर भी मैं गाँव में रहता हूँ। मेरे बच्चे कहते कि बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। आपने योगहार के सभी सदस्यों से आह्वान किया है कि वो आपके गांव आए। और असल में योगहार के सदस्यों की खासियत ये है कि जो आह्वान जहाँ किया जाता है वहाँ तो हम जाते ही हैं। तो अटाल में हमारा अगला पड़ाव होगा। मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुँचता हूँ। वो आदरणीय पवन सर जी को बुलाएं जी। धन्यवाद आदरणीय दिनेश सैमाल जी। आपने आज हमारे परम आदरणीय पद्मश्री शर्मा जी को आमंत्रित किया और आज उन्होंने बहुत ही आत्मीय जो है गांव की बात, खेत की बात, धरती माता की बात और सभी प्रकार के सभी विषयों पर आपने प्रकाश डाला और बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन। हम चलते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में हमारे जो युगहर कार्यक्रम का आज 641वां दिन है, जिनके आशीर्वाद से चल रहा है। और मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय और आज की हमारी योगहार क्लास की जो एक शिक्षिका रही है अनामिका जी पर जो है आप अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार, ओम और सुप्रभात। और आज की भी बहुत ऊर्जावान हमारी योगाहार की जो सेशन है, कक्षा रही है। आज के मुख्य अतिथि प्रेमचंद जी का उद्बोधन रहा है, उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन। बहुत आपको इतने त्यूनी जैसी जगह में आप बैठ करके निरंतर वहीं रह करके कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। और बहुत इतनी सुंदर जगह पर उत्तराखंड और हिमाचल के बीच की जो बॉर्डर का जो स्थान है त्यूनी, बड़ा सा रिमोट सा एरिया होता था, बहुत ही दूरस्थ माना जाता था। आने में ही कई सारे घंटे लग जाते थे। रास्ता भी इतना खराब होता था। कई साल पहले, मैं करीब 20 साल पहले जब पहली बार त्यूनी में आया किसी कार्यक्रम में, तब वहाँ की स्थिति देखी और वहाँ का रहन सहन को देखने का एक अवसर मिला। तो अब लेकिन अब स्थितियां परिवर्तन हो रही हैं और बहुत अच्छी स्थिति हो रही है। लेकिन जब भी कोई परिवर्तन होता है, जब भी कोई चीज आती है नई, तो अब आम तौर से देखा जाता है कि जब भी पहाड़ों में रोड आई, बहुत अच्छी रोड आई, उसके साथ विकास तो आया ही, थोड़ा सा विनाश भी जरूर आ जाता है। तो इसके प्रति भी हमें समझ रखना होता है। क्योंकि मैं मूलतः उत्तराखंड से ही हूँ और मैंने पूरा कार्य उत्तराखंड से ही किया है, तो इसको बहुत बारीकी से देखा है, गहनता से देखा है, समझने का प्रयास किया है। जो संस्थान है, संगठन है, लोग हैं, उनके साथ बातचीत की है। तो इसके प्रति भी हमारी जो ये जो सामंजस्य है विकास विकास का और उसके साथ ही पर्यावरण का, इसको बनाने के लिए बहुत समझदारी की जरूरत पड़ती है, बहुत सोच अच्छी करनी पड़ती है। और उसके प्रति हमें अपने आप को भी कुछ पकड़ के रखना पड़ता है, रिस्ट्रेन करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा मेरा मानना है। आपका जो बोधन, आपने इतनी बारीकियों की बात कही, ग्रामीण जीवन के बारे में, हमारे कर्तव्यों के बारे में, उसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। कविता के माध्यम से माटी के बारे में आपने इतना सुंदर वर्णन किया, उसको जरूर हम लिपिबद्ध करेंगे। मैं दिनेश सेमवाल जी से भी अनुरोध करूंगा कि उसको लिपिबद्ध करें और आने वाले समय पर इस योगाहार मंच में भी उसको हम फिर से पढ़ करके, मुझे भी बहुत पसंद आया। बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताया। कुछ पॉइंट्स जो बताए हैं सच में वो मतलब सोचने वाली है, अगर हम लोग उस पर काम करें थोड़ा
तो हम अपने देश को थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं और ऊंचाइयों की तरफ हम लोग अपने देश को ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर इसमें, तो इसके लिए भी बहुत आपको अभिनंदन है कि आप इस तरह से आपकी ये सोच रही है। और जो पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, मतलब वहां से काफी लोग पलायन कर चुके हैं, और फिर जाहिर सी बात है कि उसकी हम चिंतन भी करते हैं कि हम काश अगर वहाँ पहाड़ में होते, वहाँ की वादियों में होते, वहाँ का पानी हम पी रहे होते, वहाँ के हम वृक्ष हम देख रहे होते, जंगल को देख रहे होते। लेकिन यह भी एक जो संतुलन की बात है कि हम जो चाह है, एक आवश्यकता थी कई साल, मतलब कई समय से, और लोगों की आवश्यकता दो चीजों की पर्वतीय क्षेत्रों में और अन्य जगह पर भी बड़ी महत्वपूर्ण यह थी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव होने के कारण कई बार लोगों ने, और कई बार स्थायी नौकरी नहीं होने का, रोजगार के अवसर जो बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप था, इसका संतुलन बनाने के लिए कई लोगों ने जो पलायन किया, वहां से दूर गए। और लेकिन मुझे लगता है कि अब अपॉर्चुनिटीज, जैसा आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अब अवसर मिल रहे हैं, और अवसर है कि अपनी माटी से जुड़ करके रह करके काम करने का प्रयास करें। और ऐसी व्यवस्थाओं का भी निर्माण हो रहा है, चाहे वो तकनीक के माध्यम से हो रहा हो, चाहे अन्य माध्यम से हो रहा हो। तो ऐसे ऐसे भी धीरे धीरे उस तरफ वापस जाने का भी प्रयास लोग करेंगे आने वाले समय में। और यह आपका आज उद्बोधन हमने आप सुना, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये एक पद्मश्री हमारे उत्तराखंड राज्य में उनके माध्यम से हम रूबरू हो रहे हैं, उनसे उनकी वाणी को हम सुन रहे हैं, उनके विचार को सुन रहे हैं, और जो भी उसमें से अच्छा है उसको हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इसी धन्यवाद। प्रकार आज की हमारी योग कक्षा भी बहुत सुंदर रही, और आज जो बहन ने बहुत अच्छी तरह से योग कराया, साथ में बीच में जो संवाद हो रहा था वो भी बहुत आनंदमय था। आशा है कि ऐसा ही संवाद हमारा निरंतर चलते रहेगा और बातचीत हमारी चलती रहेगी, और इस तरह से हम कार्य को अपने आगे बढ़ाते रहेंगे। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। और मैं जैसा बोल रहा था कि नेतृत्व करता सफल नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन जिस कार्य का होता है वो कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। और जैसा आप हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं कि योग के साथ हम संवाद भी करें, योग की चर्चा करें, हम धरती माता की चर्चा करें, पर्यावरण की चर्चा करें, खेती किसानी की, गाय माता की, सामाजिक चिंतन की, इस विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर हम खुली चर्चा कर सकते हैं। जैसा आज हमारे चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय शर्मा जी ने जो मार्गदर्शन दिया, जो यथार्थ घटना एक गांव की बात कही है, और आप गांव में रहते, मैं भी सुबह से खेत पे चला जाता हूँ, वहीं बैठता हूँ। खेत और गाय के बीच में बैठने का आनंद जो मिलता है मुझे, मैं कहता हूँ जो हाव भाव और ये जो लगातार संग्रह करने और जोड़ने में लगे हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि मेरे जैसा सुख आपको कभी नहीं मिल सकता है। चाहे तुम साथ 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 मंजिल पर बने रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन हमारे गाय और खेती, हम खेतों और पेड़ों के बीच में जब हम बैठते हैं, हम नीम और गिलोय के पेड़ के नीचे हम बैठ करके जो सुकून आनंद लेते हैं, वो आनंद तुम्हें कभी नहीं मिल सकता है। चूल्हे की हाथ की बनी रोटी, और जब हम जो है बथुआ की भाजी, चना की भाजी, उड़द की दाल, और जब हम बना करके और आनंद लेते हैं उसका, तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तुम्हारे व्यंजनों में स्वाद नहीं है। ये जो हमें सुकून मिल रहा है, वो जो लगातार बड़े बड़ी इमारतें मंजिलें बना करके बड़े बड़े शहरों में प्रदूषित हवा ले रहे हैं, उनसे हम बहुत लाख गुना अच्छे हैं। आज हमें आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय ने जो बताया कि मैं गांव में ही रहता हूं, और वो गांव का आनंद ही अलग है, लेना भी चाहिए। और जो गांव में रहते हैं और कहते भी हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, यही आत्मा है जो आप आज प्रकट कर रहे हैं। और हमारे मयंक जायसवाल जी ने हैंड रेज किया था, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। वो अपनी संवाद करना चाहते, अपनी बात रखना चाहते, तो सादर आमंत्रित है आदरणीय मयंक जायसवाल जी। आदरणीय मयंक जी, आप हमारे चीफ गेस्ट महोदय जी से सदन से बात रख सकते हैं। कोई भी भाई बहन, इसमें सदन में ऐसी व्यवस्था है
कि अपने मन की बात कोई भी हमारे सदन में रख सकता है, सुझाव दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, सवाल कर सकता है। ये व्यवस्था यहाँ है। तो इस क्रम में आप लोग जी, आदरणीय प्रतिभा राजा बुंदेला जी हमारे टीकमगढ़ से हैं, और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। अनम्यूट नहीं कर भाई लें। साहब, प्रणाम। आदरणीय शर्मा जी को सादर प्रणाम। बहुत अच्छा भाई साहब जो भाई साहब ने बताया है कि जहर मुक्त खेती और प्लास्टिक का, इसका अपन को सबको सहयोग गांव में शुरू करना चाहिए। आज का बहुत अच्छा रहा, आपका जो शर्मा जी का उद्बोधन रहा वो बिल्कुल झकझोर देने वाला रहा। वास्तव में जो लोग बाग नहीं समझ रहे हैं, शहरों में कैंसर हो रहा है और बीमारियां हो रही हैं। यदि भाई साहब की उसके अनुसार अगर अपन चलेंगे, सभी हमारे जो सभी स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। बहुत अच्छा इसका उद्बोधन, वास्तव में बहुत बहुत धन्य है। आप सभी के पुरुषार्थ को सादर नमन करता हूँ। जी, धन्यवाद आदरणीय धर्मेंद्र बुंदेला जी। और आप का पुरुषार्थ है, आप लगातार संघर्ष करते हैं। आदरणीय प्रणाली मराठे जी महाराष्ट्र से हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो अपनी बात रखें। ओम ओम सदन को प्रणाम। आज का मार्गदर्शन बहुत ही उत्तम रहा। आज के योग शिक्षक और आज के हमारे चीफ गेस्ट जो परम वंदनीय है, उनकी कविता तो इतनी हृदय से भरी है, इतने शब्द उच्च है कि बहुत सुंदर। प्रणाम आपको, आपके विचार को, आपके कार्य को, और आपने जो हमें आज इतना उत्तम मार्गदर्शन दिया है, इसके लिए हम कृतज्ञ है। मुझे एक ही कल ही मेरी बातचीत हो रही थी मेरे बच्चों से। उनको मैंने बहुत दिन पहले कहा था, वो कहने के लिए बहुत आनंद आता है कि उनको कहा था, उनके आम के पेड़ है तो दो दो पेड़ आप दत्तक लो। छोटे बच्चे हैं, छठी कक्षा में। दो दो पेड़ आप दत्तक लो और क्या करो, आजू बाजू का जो पेड़ के ही पत्ते हैं वो उस पेड़ के नीचे डालो, और उसको थोड़ा सा ये गोबर है उसका पानी करके डालो। तो इतना प्रभाव मिला है, वो सब बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे बाग में और कुछ भी झाड़ को फल नहीं लगे हैं, लेकिन उन्होंने वो दो दो पेड़ लिए है ना, उसके पास वो जाते हैं, उनके साथ बोलो बोलो यानी संवाद करो। ऐसा एक प्रयोग मैंने उन बच्चों को बोला था। तो कल ही पूछताछ की तो मुझे आनंद मिला। वो बच्चे सब बोल रहे थे कि हम सब ने ये किया और वो पेड़ हमारे आम लगे हैं, उन पेड़ों को, बाकी कुछ पेड़ों को नहीं लगे हैं। तो ये एक मेरे मन में आया था, वो बोला, और कल पूछा बहुत दिनों के बाद, तो ये उसका परिणाम मिला। तो हर स्कूल में नहीं तो क्या, हर गांव में जो टीचर काम करते हैं उनसे जो बच्चों से ऐसी भाषा हो गई तो कितना परिवर्तन आएगा, इसका मुझे खुद अनुभव मिला। वो आज इस परिवार के साथ शेयर करती हूँ। ओम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रणाली जी। आप एक शिक्षक हैं और अपने स्कूल में बच्चों को संस्कार देती हैं, शिक्षा देती हैं। आपका जैविक खेती, पर्यावरण, वृक्ष लगाने के लिए और इस धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप संघर्ष कर रही हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन। मैं आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से बताना चाहता हूं कि हम जब गांव में रहे, गांव में हमने बेर, अमरूद, नींबू और जो गांव के जो फल होते हैं, ये सारे किसान के एक जगह लगे होते थे। पहले हर किसान के पास सारे फल होते थे, सब्जियां होती थी। सिर्फ किसान कपड़े लेने मार्केट जाता था, सिर्फ, और कोई भी चीज की जरूरत नहीं थी। पहले कोदो, कुटकी, राली, फिगरा, लठारा, इनकी रोटी बनाई जाती थी। मेरे यहाँ जब गेहूं की रोटी कब बनती थी, जब कोई मेहमान आता था। इसके पहले गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी हमें। और उसके कोदो, कुटकी, राली, फिगरा की रोटी हाथ से बनाई जाती थी, और उसको दूध के साथ और सब्जी के साथ जब हम खाते थे, जब कोई मेहमान आता था तो उस समय जो है गेहूं की रोटी खाने को मिलती थी। लेकिन उस समय जिला स्तर पर एक अस्पताल हुआ करता था, सिर्फ जिला स्तर में, और वो अस्पताल पूरा खाली डला रहता था। कोई मरीज वहां नहीं दिखते थे।
कभी किसी को अनायास कुछ हो गया और अगर उसको एक बाटल लग गई अगर उसको, तो पूरा गांव देखने जाता था, अरे उस व्यक्ति को बाटल चढ़ी है। मतलब बहुत ये स्थिति उस समय मैंने खुद देखा है। आज और उस स्थिति में एक तुलना करना चाहिए हम सब सदन को, हम सब भाई बहनों को, कि आज जगह जगह कदम कदम पर अस्पताल खुले हुए हैं और पूरे खचाखच भरे हुए। पहले व्यक्ति थे, पहले गांव था, व्यक्ति थे, आज क्यों ऐसा हो गया है, आज परिवर्तन क्यों आ गया है? पहले हमारी माताएं बहनें के डिलीवरी गांव में ही हुआ करती थी, कभी बच्चादानी खराब नहीं हुआ करती थी और आराम से जो है वह अपना घर का काम करती थी और कोई बीमारी नहीं होती थी। आज हमने देखा है 100 में से 90 माता बहनों की अगर जाते हैं, हमने कभी कभी देखा है तो उनकी बच्चादानी खराब बता रही है, उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, पेट चीरे जा रहे हैं और डिलीवरी तो ऑपरेशन से हो ही रही थी। मुश्किल से 5% डिलीवरी नॉर्मल हो रही है। ये कारण क्या है? इसकी बहुत बड़ी साजिश है, विदेशी साजिश है और जो हम आप नहीं समझ पाते हैं। जैसे चूंकि ये जो विदेशी केमिकल जो दवाइयां चली हैं, इन्होंने इन डॉक्टरों ने भी सिर्फ पेट अगर नहीं चीरेंगे तो आप पैसा नहीं देंगे, पेट चीरेंगे तभी आप 50,000 रुपए उन्हें देंगे, बिना चीरे देते ही नहीं है। तो वो कह देते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, आपका मरीज खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, डिलीवरी कर दो, ऑपरेशन कर दो। ऐसे कई घटनाएं मेरे साथ मैंने देखा है। एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि भैया डिलीवरी होना है, हमारी 6 बच्चियां हो गई हैं, आपकी बार बच्चा है और उसका जो है, तो वो मैडम बोली ऑपरेशन होना है। हमने कहा नहीं होगा ऑपरेशन। प्राइवेट अस्पताल में उसने भर्ती कराया क्योंकि वो पैसे वाला था, सरपंच था, तो वो अब प्राइवेट में ले गया। मैंने कहा भाई आप सरकारी अस्पताल में ले चलिए इनको, चलिए उनको मैं सरकारी अस्पताल में वहां से वापस लेके गया प्राइवेट अस्पताल से, उसका फीस वापस कराया 2,000 रुपए जो जमा थे और अस्पताल में लेके गया, वहां पर नॉर्मल डिलीवरी हुई, वही डिलीवरी नॉर्मल हुई जिसका वो ऑपरेशन करने वाली थी। वो उल्टे इंजेक्शन लगा देती है कि दर्द बंद हो जाए ताकि दिन और निकल जाए। ऐसे जो है डॉक्टर जो है राक्षस के रूप में बैठे हुए, हमें इनसे बचना है। और गांव में जो वातावरण है, गांव में जो आज शुद्ध वातावरण के साथ भावनाएं गांव में है, वो शहर में नहीं है उतनी अच्छी। और डॉक्टरों की जो मनसा है, जिसको हम भगवान कहते थे, उन डॉक्टरों को भगवान कहते थे, उन वैद्यों को भगवान कहते थे, जो नाड़ी देख करके हमारी सारी चिकित्सा उससे कर देते थे। थोड़ा सा प्राथमिक रूप से उस खर्च के लिए वो लेते थे, जिनको हमें जंगलों में दवाएं ढूंढने जाना है उसके लिए वो लेते थे, बाकी कोई पैसा नहीं लेते थे। वो हमारे भगवान थे। आज जो बड़े बड़े बिल्डिंगें बना बना करके और जो पेट और पूरा शरीर काट काट कर पैसा ले रहे हैं, मरे की दवाई कर रहे हैं। आदमी कहीं खत्म हो जाता है, 3 दिन तक उसकी दवाई करते रहते, ये भगवान है। हम जो है गलत फहमी में है। ऐसे हमको जो अंधविश्वास होता है, यही अंधविश्वास है, इससे हमें उठना है। ऐसा हमारा सदन से निवेदन है। सदन से हम चाहेंगे कि आप अपने सुझाव भी सदन में प्रस्तुत करें और जिनको अपनी बात रखना है वो हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा कि आप लोग अपनी, हमारे डीडी शर्मा जी हिमाचल से जुड़े हुए हैं, मैं आदरणीय डीडी शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। अगर हिमाचल तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, शायद आवाज शर्मा जी तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं आदरणीय हमारे जी रूमी राम जायसवाल जी, आप सादर आमंत्रित हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। जी सर, आप सबको सादर प्रणाम। और मैं पुनः दिनेश जी का, चेमवाल जी का धन्यवाद करूंगा, जो ऐसे आप जैसे महानुभावों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। शर्मा जी के बारे में हमने पेपरों में पढ़ा था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब आज विचार आपके सुने तो शर्मा जी, ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पिताजी मिल गए। हकीकत में मैं बहुत नज़दीक हूँ आपके और विकास नगर का रहने वाला हूँ। आपने आमंत्रित किया, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने वाला हूँ मान्यवर। और जो आपने पीड़ा व्यक्त की हमारी गौ माता के प्रति, पर्यावरण के प्रति, पेड़ पौधे, गिद्ध चिल्लें और गौ माता इतनी परेशान है। अगर आज आनंद ले रहे हैं तो नेता लोग, कुत्ता, ये जो कुत्ता जो प्रजाति है, इसने काफी सुख सुविधाओं में इस टाइम एंट्री किया है,
लेकिन गौ माता की जो दुर्गति है वो किसी भी क्षेत्र में जो देखी जाती है, तो हम जैसे लोगों का जो मैं आपके तो चरणों की धूल हूँ, मुझे भी सम्मान मिला, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है शर्मा जी कि इतना बड़ा सम्मान लेकर के मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से आज आपने एक ऊर्जा दी है, मैं बहुत जल्द कुछ गौ माता के साथ यदि इसी तरह से अनहोनी होती रही तो मुझे लग रहा मुझे एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, और आंदोलन ही नहीं, मैं अब सीधा सीधा आमरण अनशन का आंदोलन निर्णय लूंगा। जिस तरह से हम लोगों ने आपके सानिध्य में सभी हमारे जो नवधान्य संगठन के प्रमोद कुमार भट्ट जी, विनोद कुमार भट्ट जी और सेमवाल जी सहित कई लोगों ने जब साथ दिया था, तो लोग ये कहते थे उस वक्त कि आप सरकार के साथ सीधी टक्कर दे रहे हैं, सरकार तो एक पहाड़ है, आपका सिर फुटेगा, पहाड़ कुछ नहीं होता उसका। लेकिन हमने उस वक्त भी विजय हासिल की। अब हम लोगों को एक गौ माता के लिए, क्योंकि अगर हम अपनी माँ को नहीं बचा पा रहे हैं, माँ की इतनी दुर्गति अगर हम देख करके अगर अपनी नजरों को अगर हम घुमा देते हैं, तो मान्यवर मैं समझता हूँ कि हमारा बेटा होने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। आपने अपने अपने गांव को स्वर्ग के रूप में स्वीकार करते हुए जो वहां पर रह रहे हैं, वास्तव में आप गांव में नहीं, आप स्वर्ग में रह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि आपके सानिध्य में गौ माता के लिए एक जरूर बड़े आंदोलन की जरूरत है। बहुत दुर्गति इस वक्त गायों की हो रही हैं, गायों को पीने का पानी नहीं है, बिलम्पी बीमारी से बीमार होने के बाद इतनी दुर्गति का शिकार हो रही हैं कि लोग उठा करके उनको नदी नालों के किनारे फेंक रहे हैं, कुत्ते उनको काट रहे हैं। बहुत बुरी दुर्गति है मान्यवर। इस विषय में जरूर आप आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा और इस विषय में जरूर पूरे सदन से मेरा निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में जरूर गौ माता के लिए कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको देख करके, आपके विचारों को सुन करके मैं धन्य हो गया, और आपको कोटि कोटि नमन। थैंक यू जी। ओम प्रणाम। रोमीराम जी, आप कौन से जिले से आपका परिचय देना चाहें थोड़ा सा? मैं जिला देहरादून उत्तराखंड से हूँ और तहसील विकास नगर पड़ती है मेरी। जी जी, बहुत सुंदर। आपका नंबर शेयर करिए आप लोग। मेरा टेलीफोन नंबर है 9411711737। जी जी, एक बार बोलिए। 9411 जी 711 जी 737 737। जी। ठीक है मान्यवर, सर। मैं पिछले 14 साल से लगातार निराश्रित गौवंशों के लिए काम कर रहा हूँ। अभी भी मेरे पास लगभग 125 के करीब अभी मेरे पास है। ये गवर्नमेंट जब तक इसको नंबर एक बार और शेयर करिए आपका। 9411 जी 711 जी 737 जी जी। जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, प्रणाम। आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय, आदरणीय रोमी राम के उद्बोधन पर कुछ बोलना चाहते हैं, मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो सादर आमंत्रित। मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। हाँ, ना एक बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये इतने पशु ये कितना ये कर रहे हैं गाय के लिए, तो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। इसी तरह के ये जो है कई जगह होने चाहिए, मतलब क्योंकि हमारा देश जो है, हम बड़े बड़े धर्म की बात कर रहे हैं लेकिन गौ माता के प्रति चिंतन नहीं। इसका तो विशेष ये ऐसा होना चाहिए कि ताकि इनको हम किस तरह से जिंदा रख पाए। इनके लिए अब जैसे इंसानों के लिए वृद्धाश्रम बना रहे हैं, अब ऐसे ही आश्रम हमको गौशाला के लिए बना, ताकि इनका हम ये कर सकिए। पूरे देश को लगेगा, ये नहीं कि उसको लगेगा, उसको तो लग ही रहा जो छोड़ रहा है, जो सड़कों पे गाय छोड़ रहा है, लेकिन ये पूरे देश को लगेगा अगर हमने इसके विषय में कदम नहीं। और फिर इससे आप देखिए कि आज जो है विदेशों तक भारत की गौ माता की खाद जा रही है, टेंडर हो रही है, लेकिन हम लोग जो है अभी इसके प्रति तब जागेंगे जब
सारा अब खाद जो है विदेशों में जाने लग गई है, जो जैविक खाद हमारी विदेशों में जा रही है। इससे हमको कई फायदे हैं कि हमने देखा कि जो फसल गौमूत्र गोबर से बनता है जो, तो उसके बराबर किसी भी चीज में टेस्ट नहीं। तो इसीलिए पहले के ऋषि मुनि ने तभी गौ माता को इतना बड़ा दर्जा दिया था, क्योंकि इसके जो है हर इसमें जो है दवा का है। अगर हम जो है जैसे गांव का जो हमारे ये बद्री गाय है, अगर उनका घी जो है दवा का काम करता है। आज तक आप देखो कि हमारे क्षेत्र में मतलब समझते ही नहीं थे, हार्ट अटैक कभी हुआ नहीं किसी को, और कभी जो है लकवा नहीं हुआ किसी को। लेकिन अब गांव में भी ऐसे कई मरीज आ गए, कईयों को हार्ट अटैक हो रहा है, कईयों को लकवा हो रहा है। ये हमारे सामने सामने, क्योंकि हम जब हम छोटे थे तब इस क्षेत्र में हमने कहीं भी लकवा नहीं देखा, लकवा का मरीज नहीं देखा था, नहीं किसी को हार्ट अटैक का। तो ये जो है हम सबको जो जिम्मेदार लोग है इसमें, ये नहीं कि अच्छे लोग भी बहुत है तभी देश चल रहा है, उनको सबको इसमें चिंतन मनन करना है, ताकि हर आदमी फिर आंखों देखी तो सही होती है जब देखेगा कि यार इसके प्रति इस तरह से, तो ऐसा फिर हमको ये बिल्कुल इसमें जो बुद्धिजीवी है, जागरूक लोग हैं, उन सभी से मेरा यही निवेदन है। मैं अगर कोई, मेरा नंबर तो शायद सभी के पास है, अगर कोई पूछना चाहे तो कृषि के बारे में मुझसे पूछ सकते, क्योंकि कृषि पे मैंने काफी काम किया। जी, आदरणीय DD शर्मा जी हमारे हिमाचल प्रदेश से हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, उनका सवाल फिर इसके बाद में रंजना जी। नमस्कार जी, सबको मेरा नमस्कार। खास करके आज के जो मुख्य वक्ता है आदरणीय श्री प्रेमचंद, जो पद्म श्री से सम्मानित है, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ लगता अटाल गांव से हैं। आज इनको देख करके मुझे बहुत अनुभूति हुई है। और त्यूणी क्षेत्र जो हिमाचल के बिल्कुल साथ लगता क्षेत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खास करके हमारा हिमाचल के जो चौपाल, रोहड़ू और दूसरी सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ से बहुत ही पुराना, बहुत पहले से रिश्ता है। और ये प्रेमचंद जी की जो एक व्यक्तिगत और इनकी पर्सनैलिटी से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे पिताजी के समान ये दिख रहे हैं। और इनके वक्तव्य से मुझे बहुत ही खुशी हुई। आज मैं तो हिमाचली भांजा हूँ, मेरे मामा कोट हिमाचल के ही है। ओह, क्या बात है, तब तो रिश्ता है। और जो हमारा रिश्ता, हाँ जी, चक्रौता और हाँ जी सर, हाँ जी, ससुराल भी हिमाचल में ही है। बस हिमाचल के समझो कि पूरा ही हमारे बहुत सारे लोग, अटाल तो एक पूरा सीमा वो उसके उत्तराखंड की वजह से, लेकिन ये तो ऐसे लगता है जैसे दोनों तो खेती भाई उत्तराखंड। हाँ जी, सीखी मैंने खेती बाड़ी में, हिमाचल में मजदूरी करता था। वाह, उधर हरपणा गांव। अच्छा, मैं तो शर्मा जी ठियोग का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छा। और यहाँ नौणी विश्वविद्यालय जो बागवानी विश्वविद्यालय, वहाँ मैं कार्यरत हूँ। और अभी कृषि विज्ञान केंद्र हमारा जो सोलन जिले का है, कंडा घाट में स्थित है। इससे पहले मैंने 10 साल तक रोहड़ू का कृषि विज्ञान केंद्र में काम किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपके जो पूरे कुलदीप उनियाल की वजह से हम पूरे उत्तरकाशी और पुरोला के क्षेत्रों में कई सालों तक किसानों के लिए हमने प्रशिक्षण लगाए हैं। जी जी जी। तो ये बहुत ही अच्छा है। और आदरणीय श्री मुनीलाल जी ने जो ये कार्यक्रम में, और दिनेश सेमवाल ने आज मुझे कल शाम को मुझे वॉइस मैसेज भेजा था कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। मैं किसी निजी कार्य की वजह से इससे नहीं जुड़ पाया, बहुत महीने हो गए हैं। और आज मुझे बहुत ही एहसास हुआ कि समय नहीं निकाल पाया, और निकालना भी चाहिए था। आदरणीय श्री मुनीलाल जी तो एक, मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष के किसानों को उन्होंने जोड़ा है। और उनको मैं साधुवाद प्रणाम करता हूँ। और
ऐसे ऐसे महान विभूतियां जो पद्मश्री अवार्ड जिनको मिलता है, इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए जिन्होंने भी इनको बुलाया है, दिनेश सेमवाल जी हो, कुलदीप बुनियाल जी हो, और एक ऐसे ही शख्स रघुवीर रावत जी है जो पुरोला के हैं। उनकी खेती बाड़ी बहुत अच्छी है, वो उस क्षेत्र के लिए एक प्रेरणादायक है। शायद प्रेमचंद जी उनसे वाकिफ हो। पर नाम भूल रहा हूँ, ऐसे है तो इधर काफी। रघुवीर सिंह रावत जी, अच्छा। वो भी कवि है, बहुत अच्छा हाँ। लिखते हैं, लेकिन बहुत बड़ा परिवार है, 7-8 बच्चे हैं आज जो उस परिवार में रह रहे हैं। ऐसा कोई फल नहीं है, जो फल का पौधा नहीं है जो उन्होंने अपने खेतों में ना लगाया हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और उत्तरी क्षेत्र के जो हमारे ये जिले हैं, ये बहुत ही सुंदर है, रमणीय है। जैसा कि कहा, आपकी जो तौंस नदी है, लेकिन कुछ एक ऐसा हमारे जो पलायन का मामला है, या आपके पड़ोस में लगते हमारे जुब्बल क्षेत्र का जो विकास है, उस विकास की आंधी में हमारी पुरानी जो संस्कृति है, खेती बाड़ी की जो परंपरा थी, वो शायद अब खतरे में पड़ गई है। सेब के अंधाधुंध उत्पादन से उस क्षेत्र के लोगों ने तो बहुत विकास किया है, लेकिन धीरे धीरे जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, जो हमारे पुराने जो अनाज थे, उन अनाज का उनको हम शायद इस जो ये विकास की आंधी चली है वो उसको मिटा रहे हैं। आप एक कवि है, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं आप लोगों को ये आप सभी विदित है कि इस साल जो है हमारी जो कृषि मंत्रालय है, पूरा साल हम उसमें मोटे अनाज और पुराने अनाजों को हाँ। उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसका जिक्र जो है राष्ट्रपति महोदय ने किया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महोदय ने किया। पूरा साल जो है, इस साल जो है मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करना है, उसकी उपयोगिता को बढ़ाना है। और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो कार्यक्रम पूरे साल चलेगा, वो हमें उससे भी हमें अनुभूति होगी कि जो पारंपरिक हमारे जो उत्तराखंड के लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि अभी भी हम पुराने जो हमारे परंपरागत अनाज थे अभी भी उसको उगा रहे हैं, और उससे किसानों को अवश्य उसकी मार्केटिंग से मिलेगा, ये मैं आप मानता हूं। जहां छोटे छोटे किसान इकट्ठे होकर के हमारे एफपीओ के माध्यम से इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अगर समय मिला तो प्रेमचंद आदरणीय श्री प्रेमचंद जी के गांव, काफी सालों से मैं उत्तराखंड नहीं जा सका, लेकिन सोलन में आज भी पिथौरागढ़ के 25 महिलाएं और 4 किसान आए हैं हमारे कंडा घाट में। 4 दिन तक वहाँ वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और उनको भी हिमाचल की प्रगति से हम अवगत कराएंगे। और ये निधि कोई एनजीओ है वहाँ पिथौरागढ़ का, मिस्टर पांडे कल शाम को यहीं पहुंचे हैं। और आप सभी से भी निवेदन है कि यहाँ जिला सोलन और शिमला जिले के जो विकास हो रहा है उसके साथ हम आपको अनुभूति कराएं। और एक चौपाल से आपके पड़ोसी विजय झूठा जी से भी यहाँ पे वक्तव्य हुआ था। और मेरा मानना यह है कि आज समय कम है, और अब आपसे एक निवेदन है कि आप अपना मैं उस समय नोट नहीं कर पाया, अब नोट करने का लाया 9411। हाँ, वो विकास नगर से थे जो। मैं सुनो तो, हेलो। हाँ जी जी, वो मैं उस समय नोट नहीं कर पाया था आपका नंबर उन्हें सेव करना चाह रहा हूँ। आपका नंबर बोल दो, फोन नंबर। फोन नंबर, उनका फोन नंबर ये जो विकास नगर से जो गौशाला जी ने खोली है ना, अपना दो आप। हाँ, मेरा नंबर लिखिए भी। हाँ, 70 है 70 70 188 188 56 56 503 503।
ठीक है। चलिए ये ठीक है। आदरणीय भाई साहब प्रेमचंद जी शर्मा जी का भी नंबर बोल दिया जाए, शर्मा जी का भी नंबर दे दो। हाँ बिल्कुल, मेरा नंबर है 9411110501। एक ही नंबर है मेरे पास, यही व्हाट्सएप भी है और ये फोन नंबर। धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। हमारी रंजना बहन जी कुछ बोलना चाहती हैं। कल आप 2 दिन योग कराया, योग शिक्षक के रूप में रही, बहुत ही ऊर्जावान। बहन जी आप सादर आमंत्रित हैं। सभी को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और विशेष रूप से आज हमारे जो अतिथि हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक, उनको मैं हृदय से बारंबार प्रणाम करती हूँ कि धैर्य कि वो 5 बजे से 5:30 बजे तक चलाते हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने लंबे टाइम तक हम किसी को जोड़े रखें तो ये कोई ना कोई क्वालिटी तो हमारे अंदर होती है जो हमसे लोग जुड़े होते हैं। तो मैं आपको हृदय से प्रणाम करती हूँ। और मैं आज पूरा कार्यक्रम सुन रही थी, हमारे आदरणीय विशेष अतिथि जी, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे आज उन्हें देख के अपने दादाजी की अनुभूति हुई। और ऐसा मैं ये पूछना चाहती हूँ, बस आप, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आप, हम सब लोग इस मंच से जुड़े हैं और सारी बातों को जानते हैं हम लोग। हमें अपने इन बातों को उन लोगों तक पहुंचाना है जो आज इसे नहीं मान रहे हैं। तो मैं आदरणीय जी से ये बात पूछना चाहूंगी कि हम कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को, जो अनुभव हमने अपने दादाजी के, अपने नाना जी के, अपने परिवार के देखे, आपको देख के आज फिर से उसी बचपन की याद आ गई। लेकिन आज हमारा परिवार गांव से पलायन करके उन चीजों को मानने को तैयार नहीं है। बच्चे उस विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, उन्हें उस चीज की अनुभूति नहीं हो रही है। और जब तक हमें अनुभूति नहीं हो रही है तो हम उसे अपना नहीं पा रहे हैं। हम सब जानते हैं इस बात को। कैसा हम प्रयास करें कि हम इस चीज को अपने आने वाली पीढ़ियों को समझाएं। बिल्कुल, आपका बहुत ही सुंदर ये है कि मैं भी यही कहता हूँ। एक बात देखिए कि पहले हमारे दादा, हमारे पिताजी कहते थे कि हम विकास नगर से पीठ पर हाथ लाते थे और हम इस बात को मानते नहीं थे। फिर अब हमारे बच्चे, हम कहते थे कि हम विकास नगर तक पैदल जाते थे, 100 किलोमीटर हम पैदल शाम को पहुंच जाते थे। तो वो बच्चे अब वो कहते कि हाँ कितनी लंबी छोड़ रहे हैं। लेकिन अब हम सभी को, एक मेरा तो ये है कि इन बच्चों को, मतलब सरकार की ओर से मैं एक निवेदन ये करना चाहूंगा सरकार को भी, कि हमारा जो एक कृषि सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए। आप देखिए, बच्चे को अगर स्कूल से ये बताया जाएगा कि आपने ये ट्यूशन पढ़ना है तो ट्यूशन पढ़ता है। अगर बच्चे को ये भैया आप घर जाकर क्या खेती करते हैं, थोड़ा उसका चित्र लेके जरूर आइए। ये जरूरी है कि अगर स्कूली शिक्षा से हम कृषि शिक्षा देंगे तो ये बहुत लाभकारी। क्योंकि आज देखिए बच्चा भी क्या हो गया, हमारा ऐसा हो गया ना, दुर्भाग्य है कि जो विज्ञापन देखते टीवी, इसमें बच्चा वही चीज मानता है, उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो विज्ञापन देखती है, तो एक बात देखिए, जो वो विज्ञापन में भी, मैं तो ये निवेदन है कि इसमें भी थोड़ा रोक लगना चाहिए। एक बात, जो व्यक्ति झूठे विज्ञापन दे रहा है, जो अपने आप इस्तेमाल ही नहीं करता, विज्ञापन दे रहा है, तो उस विज्ञापन का समाज की ओर कितना बड़ा ये हो रहा है। इससे बहुत ही बड़ा ये फैल रहा है। विज्ञापन में भी कुछ तो रोक लगने, मतलब आजकल तो सोशल मीडिया में कुछ अब इस तरह का ये चल पड़ा कि ये कोई भी एकदम वैद्य बन रहा है कि आप एक हफ्ते में आप जो है शुगर खत्म कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ऐसे उलझा के रख रहे हैं। इस पर थोड़ा नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। मेरा तो मतलब जो ये नीति निर्धारक लोग हैं उन तक ये ऐसी आवाज पहुंची ताकि इस पर थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए कि क्यों इस तरह से हो रहा है, झूठे क्यों ये विज्ञापन छाप रहे हैं। और उनके लिए खुली छूट है, वो बड़े बड़े लोग हैं, ये भी नहीं कोई छोटा आदमी, बहुत बड़ा आदमी है और ऐसे विज्ञापन छाप रहा है। बर्गर, पिज्जा, ये सारा जहर परोस रहे हैं और कोई सोच ही नहीं रहा। तो इसलिए मेरा तो ये सभी से, आप जैसे लोगों से, कि आपके इस मंच के माध्यम से ये आवाज जाए बुद्धिजीवी घर में। हम तो इतना ही कहते हैं बच्चों को भी बेटा, इन छोटे बच्चों को मिट्टी में भी फेरने दो। मिट्टी भी एक, तो आजकल हमने जो है मिट्टी पे चलना ही छोड़ दिया है। मैंने तो अपना घर पत्थर और मिट्टी से हम लोग समझते भी हैं और कहते भी हैं, लेकिन हमारी जो भावी पीढ़ी है, मैं स्वयं इस चीज को अपने घर में बहुत सारी चीजों को अनुभव करती हूँ, बताने का प्रयास करती हूँ।
लेकिन हमारी तामसी बुद्धि इतनी भागदौड़ विलासिता की तरफ, भोग विलासिता की तरफ जा चुकी है। और ये बात हाँ। आपकी बहुत ही ज्यादा 100% सत्य है कि हम बड़े लोग हैं, जो जिनके पास पावर है, जिनके पास जो है, अगर वो स्वयं इस चीज को करेंगे तो शायद परिवर्तन संभव है। जिनके पास पावर है, जो जानते हैं लेकिन केवल बोलते हैं और उस चीज को अपनाते नहीं है। ये एक सही बात। सबसे बड़ा मैं समझ पाई। बिल्कुल सही बात है आदरणीय रंजना बहन जी। और हम लोग रोज चर्चा करेंगे इस विषय पे। बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने जो आज रखा है, चूंकि आज 8:30 बज गए हैं, ये अपन इस पर चर्चा जरूर करेंगे और करना चाहिए। आदरणीय आज की हमारी योग शिक्षिका बहन अनामिका जी अपनी बात रखें। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आए। जी अनामिका जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, गौ माता पे बात हो रही थी और उससे ही मुझे ये विचार आया कि जब हम गौ माता की बात तो करते हैं, लेकिन जो गौ रखते हैं उनकी बात हम शायद भूल जाते हैं, उनकी अवहेलना कर देते हैं। उनको एक समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है कि ये गाय रखने वाले लोग हैं। और यही कारण है कि जो हम लोग इतनी गौ माता को इतने अच्छे से रखते थे, अब वो चीज हटता चला जा रहा है। जैसे कि रंजना मैम ने भी कहा कि हम अपने बच्चों को वो चीज नहीं सिखा पा रहे, वो आदर नहीं सिखा पा रहे कि कैसे देना है। तो वो कहीं हमारी जो है गाय से हमें अपने आप को अलग कर रही है। और मैं तो ये भी सुनी हूँ कि गाय जो है, जब तक मतलब बच्चे को दूध नहीं पीने दिया जाता है, गाय के बच्चे को, और उसको मार दिया जाता है कि हमें तो गाय मिल जाएगी और गाय के बच्चे को हटा दो, वो अलग से दूध पीती है, उसमें खर्च होता है। तो मतलब लोग अपने सोच को इतना नीचे गिरा लिए हैं, सिर्फ पैसे की तरफ भागे चले जा रहे हैं। तो यही इसके लिए होगा कि हम कहाँ जड़ पे क्या प्रॉब्लम है। हम टहनियों को तो काट दे रहे हैं लेकिन उसके जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो जो लोग इस कार्य में कर रहे हैं उनको समय समय पर प्रोत्साहित करना, गाय को रखने के लिए और उनको अंत समय तक रखने के लिए उसको प्रोत्साहित करना। तो इस तरह का कार्य अगर समाज में होगा तो हम जरूर अपनी गौ माता को बचा सकेंगे। और शर्मा जी का जो है बहुत ही अच्छा मुझे लगा, और इन्होंने इतने अच्छे से अपनी इतनी साधारण भाषा में रखा है, और उनको देख करके आज मेरे आंख में आंसू आ गया कि वो मतलब इतने अच्छे से लगे हुए हैं और अपनी बातों को इतने अच्छे से कह रहे हैं, इतनी कविता के माध्यम से हर चीज को इतने अच्छे से बता रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चों को सही में स्कूल से ही ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को उसको आदर दे, जो उसको आदर दे रहा है वो ऐसे बच्चों को पुरस्कृत करे। तो बच्चे अपने आप एक दूसरे को देख के, जहां उन्हें पुरस्कार मिलता है, हमने साइको में पढ़ा है कि अगर पुरस्कार मिलता है तो लोग उस तरफ जाते हैं, जहां दंड मिलता है तो उस तरफ से भागते हैं। तो अगर हम उसको पुरस्कृत करें बच्चों को एक अच्छे कार्य के लिए, तो सारे बच्चे वो काम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा चेंज जो है, परिवर्तन जरूर लाएगा। और आप लोगों का इतना अच्छा शुरुआत है, आज मैं जुड़ करके अपने आप को धन्य मान रही हूँ। बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं इतने अच्छे कार्यक्रम में आई हूँ, सच में, जहाँ पे लोग आज एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं। यहाँ तो हम सिर्फ अपने पीछे भाग रहे थे, और आज मैं ऐसे कार्यक्रम में आ गई जहाँ की लोग एक दूसरे के लिए सोच रहे, अपनी गौ माता के लिए सोच रहे, अपनी प्रकृति के लिए सोच रहे। मुझे सच में मेरा क्या कहे, दिल भर आया। आप लोगों को मैं बारंबार नमन करती हूँ, बारंबार दिल से, हृदय से नमन करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनामिका जी, आपकी भावना को सदन सुन रहा है, समझ रहा है, आपकी आत्मीयता को, आपके प्रेम को। ये योगाहार कार्यक्रम, हमारे आदरणीय पवन सर जी जो कहते हैं कि हमें संख्या नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। जो आज ये जो है 640 दिन पूर्ण कर चुके हैं, तो हमने संख्या नहीं देखी है, हमने क्वालिटी देखी है। हमने आत्मीयता जो अंदर है, व्यक्ति जो पूरे परिवार है, एक आत्मा के साथ जुड़ा है। आज हमारे आदरणीय शर्मा जी आज यहाँ पधारे, सभी ने अपने पिताजी के रूप में, दादा के रूप में, अपने बिल्कुल निजी उसके रूप में आपको देखा है। यह भाव, यह प्रेम जो है हर जगह नहीं मिल सकता है। जो जैसे हमने इटारसी में एक उत्सव मनाया था, हम सब लोग जैसे आज ऑनलाइन मिल रहे हैं लेकिन ऑफलाइन नहीं मिले थे, एक दूसरे से नहीं मिले थे।
ऐसा एक कार्यक्रम रखा था 525वां योग उत्सव। उसमें लगभग 3 दिन तक हम लोग आपस में, जैसे आज अनामिका जी रो रही हैं, इस प्रकार से आपस में एक दूसरे की जब उस भाव को देखा, तो इस प्रकार से, क्योंकि ये संबंध, ये प्रेम, ये दिखावटी नहीं हो सकते, आत्मा से होते हैं। और जो समाज के लिए, इस देश के लिए, गाय माता के लिए जो चिंतन कर रहे हैं, वो सब एक जगह इस मंच पर मिल रहे हैं और हम सब संघर्ष करेंगे। ये चूंकि निस्वार्थ भाव से हम जब जुड़ते हैं किसी कार्य के लिए, तो वो सफल होता है। और हमारे मार्गदर्शक ऐसे इसमें मैं एक चीज बताऊंगा, एक निवेदन है मेरा सभी से कि आप सब जितने मंच से जुड़े हैं, सभी ने मुझे ये बिल्कुल कितना बढ़िया, मुझे भी अच्छा लग रहा है। कोई पिता तुल्य समझ रहा है, कोई दादा तुल्य समझ रहा है। लेकिन आप देखिए कि मैं 66 साल का हो गया हूँ और 66 साल की उम्र में मेरा चश्मा उतर गया। मतलब है, कारण क्या है? जैविक भोजन और योग, यही विशेष है। और अच्छी जलवायु, और विशेषकर यही मान रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी हैरान हैं। आदरणीय जी, इसमें श्रद्धा स्वामी जी तो हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। और मैं एक बात आपके थोड़ा सा समय चाहूंगी कि देखिए, हम जब अभी आया निस्वार्थ भाव से और आत्मीयता के साथ जुड़ते हैं। कल मेरा कार्यक्रम था, संयोग बस मुझे लिंक मिली कल और परसों, पता नहीं कि ईश्वर की कोई कृपा रही होगी या मेरा कोई प्रारब्ध का कर्म रहा होगा। और कल ही मेरे रियल नंदोई पतंजलि योगपीठ आचार्य बालकृष्ण जी से मिलने गए, तो उन्होंने वहां, पवन जी ने मेरा परिचय कराया उनसे। उन्हें नहीं पता था कि मैं उनकी रिलेटिव हूं, ना उनको पता था किसी को भी। तो आप देखिए कैसे संयोग बना कि कल उन्होंने बताया कि आप हमारी इस लिंक से जुड़िए, या ऐसे ऐसे योगा कराया जाता है। और एक अलीगढ़ से कल जुड़ी थी, तो उन्होंने कहा कौन जुड़ी थी, तो वो मेरे नंदोई थे, वो साइंटिस्ट हैं। वो कल आचार्य जी के पास गए हुए थे। मेरे पास रात को उनका फोन आता है कि आपकी हमने आज वीडियो यहाँ देखी पतंजलि योगपीठ में आचार्य जी के पास, जो पवन जी दिखाया। तो हम वास्तव में ये बात जो श्रद्धा स्वामी जी कहते हैं कि आप योग करो, सारे काम स्वयं हो जाएंगे। और हमारा निष्कपट, निश्चल, निस्वार्थ अगर काम होता है तो मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। अब मैं बहुत ही वास्तव में, ये जैसा कि अभी मेरी बहन अपने श्रद्धा भाव कर रही थी, ये एक अंदर से भाव उमड़ते हैं कि हमें कैसे मंच से जुड़े। और मैं भी आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे किसी के भी माध्यम से अगर ये लिंक मिली, तो मुझे पहले भी मिलती तो मुझे और अच्छा लगता, लेकिन जब मिली मैं आगे हमेशा ज्वाइन करती रहूंगी, सबके अनुभव सुनती रहूंगी। बारंबार आपको नमस्कार, प्रणाम। बस अब चूंकि समय लगभग हो गया है, कल फिर मिलेंगे और रोज मिलेंगे। और मैं तो निवेदन करता हूँ आदरणीय शर्मा जी से कि इस कार्यक्रम में अवश्य जो है संरक्षक के रूप में आप मार्गदर्शन करते रहें। मैं आदरणीय दिनेश सिंह सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आपका आभार ज्ञापित करें। और सबका सदन की ओर से आदरणीय दिनेश सिंह सेमवाल जी को बहुत बहुत शादिवाद, धन्यवाद कि आप आज हमारे पद्मश्री आदरणीय शर्मा जी को इस सदन में आप लाए। आदरणीय दिनेश जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में तो दो ही बात आ रही हैं, या तो चले हम अटाल या चले बद्री विशाल। तो ये अटाल भी एक तीर्थ है जहां हमारे आदरणीय शर्मा जी ने इतना अच्छा कार्य किया है, और हमारी देश दुनिया, हमारा खासकर उत्तराखंड वहां से प्रेरणा पा रहा है। और जो आदरणीय दीदी अनामिका जी ने ये भाव संवेदना व्यक्त की है, ये भाव की यमुनोत्री है, और अटाल से ही यमुनोत्री आगे बढ़ती है और देश में व्याप्त होती है। साथ में डॉक्टर डी शर्मा जी ने अपनी बात रखी, और हमारे जायसवाल जी ने बात रखी। हमारे जायसवाल जी भी पूर्व प्रधान रहे हैं और हमारे शर्मा जी भी पूर्व प्रधान रहे हैं। ये कितने कितने संयोग हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कई अद्वितीय संयोग हैं, और इन संयोगों का नाम ही योगाहार है। और इस योगाहार में जो लिंक है, बैटरी जवाब देने लग गई है, ये कह रही बंद कर दो। जी जी जी, आप इसे चार्ज करिए और फिर से जुड़िए, तब तक हम वहाँ अटाल पहुंचते हैं आदरणीय। बहुत सुंदर जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये जो लिंक है, इस पे इंजन आप सभी की ऊर्जा के द्वारा ही लग रहा है और योगाहार आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आदरणीयों का। और आपने तो आज के मुख्य अतिथि जी ने कहा मेरे पास शब्द कम हैं, लेकिन जो जो शब्द आपने सामने रखे हैं उनसे गीता प्रस्फुटित होती हैं। तो अगर मेरी ज्यादा तारीफ करते हैं कहीं मैं भावुक हो जाता
मेरे सामने ये भी सब। नहीं ये, और पिछली बार में जब देहरादून में मिले थे तो आपने मुझे गीता का हाँ ही एक उपभाग स्कंद मुझे जी भेंट की थी मेरे जी, जन्मदिन पर। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका उसके लिए भी। और आप सब आप